थोड़ा सा कंपेयर बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैं एक बार बोल देता हूँ, मैंने पिछले क्लास में साथ पढ़ा दिया है। डबल सॉल्ट की तीन बातें, दो नॉर्मल सॉल्ट से मिक्स होगा, बीच में डॉट डॉट होगा और वाटर में सॉल्युबल होगा। उम्मीद करता हूँ सर समझ गए होंगे आप। हर आयन वाटर में सॉल्युबिलिटी अपनी देगा, उसको चेक करने के लिए हमने इंडिविजुअल टेस्ट करा दिया होगा, तो इंडिविजुअल का टेस्ट कराएंगे तो शायद मिल जाएगा। क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहली पहचान बताया नॉर्मल सॉल्ट से बनेगा, जो दोनों में कॉमन है तो काम का नहीं है, दोनों में जो कॉमन होगा काम का नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा, शायद मैंने बता दिया है। और डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे, 12th का टॉपिक है, लेकिन हमने थोड़ा एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो मिल जाएगा। और तीसरा मैंने बताया कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, केवल आउटर पार्ट आइदर लेफ्ट और मे बी राइट वो सॉल्युबल होगा, उसका नाम प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट 2 में हम लोग एन फैक्टर एक टॉपिक कर रहे थे। जरा से यहाँ देख लीजिए एक बार। एन फैक्टर में टॉपिक किया था और एन फैक्टर में सभी बच्चों ने देखा ए हमने किया, ए फॉर एसिडिटी है जो बेस के लिए डिफाइन है। फिर हमने देखा था बी हमने देख लिया था। फिर सी हमने देखा था, सी फॉर चार्ज है। सही है सर। इसके बाद दो बचे हुए हैं, एक एन बचा हुआ है और एक वी बचा हुआ है। तो अभी हम लोग एन लिखेंगे, तो लिखना है कैपिटल एन। एन लिखना है कैपिटल एन इक्वल टू लिखना है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल टू लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाई 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाई 1 मोल ऑफ सबस्टांस बाई 1 मोल ऑफ सबस्टांस बाई 1 मोल ऑफ सबस्टांस बाई 1 मोल ऑफ सबस्टांस। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है। ठीक है, जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है लॉस करता है तो हम लोग जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन है शायद। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है रिडक्शन। शायद हमने इसके लिए शॉर्टकट पिछले क्लास में लियोगर लिखा था, शायद आपको याद होगा तो। ठीक है, इसका मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल एन जो लिखा हुआ है, ये एन आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये ऑक्सीडेशन के लिए हमें निकालना है या रिडक्शन के लिए निकालना है। ठीक है, तो लिखना और करके लिखना, ओ आर और करके लिखना, यानी एन जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, रेडॉक्स के लिए। तो लिखना एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन, और करके इसी हेडिंग का नाम है एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन। एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन। लिखा आप लोगों ने? देखिए उसमें हमने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ठीक है, बाई 1 मोल ऑफ सबस्टांस। तो आप उसी में थोड़ा और लिखना, यहाँ पे जरा लिख रहा हूँ एन फैक्टर इक्वल टू, ऐसे लिखना एन फैक्टर इक्वल टू होता है, जरा देखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये जरा लिखना आपको थोड़ा सा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। एक बार मैं इधर पूरी बात रिपीट कर देता हूँ। ये जो है एसिडिटी लिखा हुआ है, ये जो सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए डिफाइन है। आप तो जानते हैं ना, जो बोलना है उसका उल्टा है। ये थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इन दो लाइनों को लेके, किसी भी बच्चे को होता है। और यहाँ पे बी इक्वल टू लिखा हुआ है बेसिसिटी, जो वो सिर्फ और सिर्फ एसिड के लिए डिफाइन है। और सी मतलब चार्ज, चार्ज जो है दो जगह डिफाइन, एक चार्ज और एक सॉल्ट के लिए। कोई मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए, इट मे बी केटायन और एनायन, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे एक और है सॉल्ट, सॉल्ट भी कई तरीके से हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट है। और एन जो है किसके लिए डिफाइन है, हमने बात कर लिया, रेडॉक्स के लिए डिफाइन है। एन जो है किसके लिए डिफाइन है, रेडॉक्स के लिए डिफाइन है। कर लिया कुछ आपने? पहला लिखना है कंपाउंड KMnO4, लिखना है पोटेशियम पर मैग्नेट, पूरा नाम पहले लिखना है पोटेशियम पर मैग्नेट। फर्स्ट कंपाउंड का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। फर्स्ट कंपाउंड का नाम है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। फर्स्ट कंपाउंड का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। देखिए यहाँ थोड़ा KMnO4 को जरा हम लेके देखेंगे। KMnO4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा कंपाउंड का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। मैंने बोला है पूरा कंपाउंड आपको थोड़ा लिखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सभी बच्चे थोड़ा सा देखें एक बार। KMnO4 को जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ देखें जरा सा, ये लिखा हुआ है KMnO4। तो हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Mn का, डेट इज 7। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। कोई बच्चा बोलता है तो निकाल देते हैं।
1 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। मैंने शायद ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दिया आपके बैच में, पढ़ा दिया है, +7। देखें जरा सा, बुक्स में लिखा होगा अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा, H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम है, तो बुक्स वाले मानते हैं कि अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा एक क्वेश्चन में हम देखेंगे, अभी बस थोड़ा में करना है क्वेश्चन को, तो हमने लिखा है कि MnO4 ऐसा रखेंगे Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। जैसे ही ये बेसिक मीडियम में आएगा, बेसिक का मतलब OH सिंबल है, तो ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे Mn+6 में। ये सब कैसे पता चलेगा, कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम देखेंगे, अभी फिलहाल ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे जरा सा देखो, ये लिखा है न्यूट्रल या वाटर, वाटर को हम लोग न्यूट्रल पढ़ते हैं, तो जब न्यूट्रल मीडियम में आएगा तो बुक्स वाले मानते हैं कि Mn+3 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से लिखा, जरा सा देख लें आप, Mn+ यहाँ पे लिख लेते हैं 4, सॉरी Mn+4 है ये, इस तरीके से है। हम यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, बेस के लिए पहले देखेंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने मैग्नीज से 7 से 6 आ रहा है, कितना हो रहा है 1। एक बार जरा सभी बच्चे थोड़ा देख लें, लिखा हुआ है एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आपने एन फैक्टर लिखा था वहाँ पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट मे बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो अच्छा लगे कंसिडर करेंगे, और इंटू नंबर ऑफ एटम्स लिखा हुआ है। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 2 एग्जाम्पल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम तैयारी रखना है। ये चैप्टर बार बार पढ़ना है, इसलिए थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो है, बार बार इसको देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अदरवाइज फिजिकल केमिस्ट्री चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, एक दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, प्लस सभी बच्चे देखें यहाँ मैग्नीज एक ही बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 लिखूंगा, डेट इज 1 आ गया। यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करूंगा, कितना आया 3, और कितनी बार है 1, तो एन फैक्टर 3 आ गया। एन फैक्टर मैंने पिछले क्लास में बताया ऐसे बनाना है बार बार। इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 5 इंटू 1, कितना हुआ 5। इस बात को हमने बोला है ऐसे याद रखना है, बैन 153। सभी बच्चे देखें, बांग्लादेश की एक बाइक का नंबर है, बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3, ये थोड़ा हमें याद रखना है। बेसिक में कितना है 1, एसिडिक में कितना एन फैक्टर है 5, और न्यूट्रल में कितना है 3, तो बी फॉर बांग्लादेश लिखा हुआ है, बांग्लादेश 153, बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। ये जरा आपको कॉपी करना है, बैन 153, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा कॉपी कर लीजिए आप लोग। ये रफ कर लेता हूँ, ये काम का नहीं था। बेसिक में 1, एसिडिक में हमने लिख रखा है 5, और न्यूट्रल में 3। बैन 153 हमने लिख रखा है, हो गया। देखिए यहाँ एग्जांपल सभी बच्चे, ये लिखा हुआ है MnO4 निगेटिव Mn2 प्लस, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एन फैक्टर सब बच्चे जानते हैं, सीधा मेरे हिसाब से 5 होगा। मेरे पास 2 चॉइस है इसको चेक करने के लिए, एक तो चॉइस है, जरा सा देखें, एन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। एन फैक्टर निकालने के लिए मेथड 1 ये है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, तो मेथड 1 यहाँ पे सभी बच्चे देख सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला। और मेथड 2 आपको पता है बैन 153, और आपको पता है ये जब भी एसिडिक में होगा, मैंने ऐसे समझा दिया है, तो यहाँ पे Mn2 प्लस आएगा, देख रहे हैं आप, यहाँ पे Mn2 प्लस कब आ रहा है एसिडिक मीडियम में, तो 5 लेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा जहाँ देखेंगे, तो ये लिख दिया। दूसरा सभी बच्चे देखो, यहाँ पे पूछा है इक्विवेलेंट वेट, तो अगर मेरे से कोई बच्चा पूछता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस सर बताइए कितना होगा, तो मैं यहाँ पे नीचे एन फैक्टर लिखूंगा, डेट इज़ 5, और नीचे इसका है उसके ऊपर मास, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO4 माइनस। क्लियर हो गया। मैं पूरी बात एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में से किसी एक में हो सकता है, सही है ना सर। यहाँ पे जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, इट मे बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी एक में होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे तो सबसे पहले उसका एन फैक्टर लेंगे। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ भी हम थोड़ा और 10-12 कंपाउंड में देखेंगे, एन फैक्टर यहाँ लेंगे, और ऊपर में जरा से हम बात करेंगे, तो ऊपर में हमने बताया कि मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जो आप कंसिडर करना चाहते हैं उसके ले लेंगे। ये जरा आपको थोड़ा नोट करना है आपको। एक पहला हमने क्वेश्चन भी करके दिखाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करके दिखाया आपको।
एन फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास दो चॉइस है। मैंने बताया एक तो बैन 153 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे कोर्स में अब दिखाई देगा, आप एक बार इसे लिख लीजिए, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग देख लेंगे। और थोड़ा मैं कुछ कुछ चैप्टर्स के आगे बारे में सोचूंगा, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। यहाँ सभी बच्चे देखें, अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन को एक बार प्रीवियस बोर्ड में पूछा हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए। सभी बच्चे जरा से देखें, प्रीवियस में क्वेश्चन है, बैलेंस करना है, सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ बैलेंस करके दिखाता हूँ। आपको तो पता है कि ये हाफ सेल रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन चल रहा है इसमें, ठीक है ना जी, हाफ सेल रिएक्शन है। हाफ सेल रिएक्शन के लिए पिछले क्लास में शॉर्टकट हमने बात कर लिया है, ये फालतू है, आओ हरियाणा चले, ऐसे थोड़ा हमने बोला आपको याद रखना है, ये शॉर्टकट से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। पहले एटम बैलेंस करना है, तो ऑफकोर्स दोनों में एटम बैलेंस है, एक बार देख लीजिए, मैं बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, मैं यहाँ बैलेंस कर दे रहा हूँ। तो पहले एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे 4H2 लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं आप लोग, इसको बैलेंसिंग करके दिखा रहा हूँ, ये लिख देता हूँ बैलेंसिंग। इसके बाद सब बच्चे जानते हैं उधर 4H2 लिखूंगा, डेट मीन्स इधर में 8H+ लिखना पड़ेगा, क्योंकि उधर में हाइड्रोजन की वैल्यू कितना हो गया 8। अब सारा सभी बच्चे देखें, यहाँ पे ये और इसको लेस कर लेंगे तो 7H+ है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू यहाँ कितनी है 7, क्योंकि एक लेस कर दिया, इधर में 2 प्लस है, इसका मतलब इधर 5 और कम करना पड़ेगा। डेट मीन्स सब बच्चे समझ पा रहे हैं, कम करने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। सही चल रहा है, या नोट कर लेंगे जरा जल्दी से। ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये हमने पढ़ाया है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, चिंता ना करिए। जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा सब रफ है, ऐसा मान के चलना है। जहाँ आपको दिक्कत आएगा मैं वहाँ से करवा दूँगा, क्योंकि अब पहले दिन आएंगे, सब कुछ कोशिश करेंगे समझ में आ जाने के लिए, तो नहीं आएगा तो फिर स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये फालतू था। दूसरा कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम आपको लिखना है K2Cl2O7। सेकेंड कंपाउंड नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cl2O7 थोड़ा लिखना है जल्दी से, K2Cl2O7। कैसे पता चल रहा है कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई बच्चा बताएगा, पिछले क्लास में साथ पढ़ाया है। मैंने बोला KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे पता चला जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने बोला ये कंपाउंड, कोई कंपाउंड जैसे ये ले लिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी कोई कंपाउंड है ही नहीं, लेकिन KMnO4 ले लिया, K2Cl2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे पता चलेगा। मैंने बताया नहीं, और कोई ऑप्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पता चलेगा जी। मैंने पिछले क्लास में बताया जब किसी सब्सटेंस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए तो शायद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आए तो शायद रिड्यूसिंग एजेंट है, और दोनों के बीच है तो इसका मतलब इंटरमीडिएट है, शायद ऐसा कहीं लिखवाया होगा। हाँ, तो थोड़ा पढ़ते रहना है नोट्स को। ये रहा K2Cl2O7, यहाँ देखिए जरा सभी बच्चे, K2Cl2O7 जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए +1 × 2 + 2x + 2 × -2 × 7 = 0, तो 2x = यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 आ जाएगा, और x = मुझे +6 यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे इसको एसिडिक मीडियम में लेकर आएंगे तो ये Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप होगा, एक दो क्वेश्चन में हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे, ऐसा हो जाता है। कैसे हुआ क्वेश्चन में दिखाई देगा, अभी फिलहाल ऐसा हो गया। अब मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, तो अगर मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगा 3 तो गलत है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें 3 तो है, लेकिन नंबर ऑफ एटम देखना है, यहाँ पे एटम कितना है 2, तो इसका एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 6 है। आप ऊपर में देख लीजिए मैग्नीज में 2 नहीं लिखा हुआ है, क्या मैंने 4 में 2 लिखा हुआ था क्या, नहीं, तो हमने वहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 आया हुआ है, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 ये है, ठीक है, ये नोट करना जरा जल्दी से एक बार आपको थोड़ा। एक बार फिर से बोलता हूँ, एन फैक्टर पूरे चैप्टर का बैकबोन है, इस चैप्टर का नहीं, आगे के करीबन 8 चैप्टर हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एन फैक्टर आएगा। एन फैक्टर एसिड के लिए डिफाइन है जिसका नाम बेसिसिटी है, बेस के लिए डिफाइन है उसका नाम एसिडिटी है, चार्ज के लिए डिफाइन है, सॉल्ट के लिए डिफाइन है। सॉल्ट 5 तरीके का है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। इसके बाद हमने बात कर लिया है, मतलब न्यूट्रल मतलब नॉर्मल सॉल्ट। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट के लिए डिफाइन है, अभी हमने एन फैक्टर उनके लिए निकालेंगे। डबल सॉल्ट पिछले क्लास में नहीं निकाल पाए थे, आज निकालेंगे। और जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी पिछले क्लास में हमने नहीं निकाला था, अभी थोड़ी देर में इसको हम देखेंगे। इसके अलावा एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, या तो ऑक्सीडेशन या उसमें रिडक्शन हो रहा होगा, ये हमने बात कर लिया है। फिर आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। एन के बाद वी बचा हुआ है, वी का मतलब वैलेंस सी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अभी देखेंगे। अब इनको लेकर हम देख रहे हैं, इसमें भी निकालने के लिए मैंने सब में या तो इक्विवेलेंट वेट पूछेगा या एन फैक्टर पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके बगैर क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा। क्लियर हो गया पूरी बातें, समझ गए आप लोग।
लिखना है थोड़ा सा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला उसमें लिखना है KMnO4। फर्स्ट आपको लिखना है KMnO4। KMnO4 में लिखना है बाय डिफॉल्ट वी कंसिडर एसिडिक मीडियम, बाय डिफॉल्ट वी कंसिडर एसिडिक मीडियम unless otherwise mention, by default, ठीक है, we consider acidic medium unless otherwise mention। सभी बच्चों को मैंने बताया Ml2+ में कन्वर्ट होता है। Ml2+ का मतलब सर समझ में नहीं आया तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, सभी बच्चे देख लें। फिर सब बच्चे जानते हैं बेसिक मीडियम में आता है तो ये कन्वर्ट होता है Mn+6 में, सही है ऐसा। मैंने बताया था K2MnO4 एग्जाम्पल है, देख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पैरेलल लिख दिया है। फिर सभी बच्चे जरा सा देखें, इसको न्यूट्रल मीडियम में लेके जाते हैं, H2 में लेके जाएंगे तो Mn+4 में कन्वर्ट होता है। Mn+4 का मतलब हो गया MnO2, यहाँ देखिए सब लोग जरा सा। फिर इसको याद रखने के लिए हमने बोला था बैन 153 आपको ऐसे याद रखना है, तो पहला तो लाइन जरा सा ये लिख लेना आपको। अभी ये क्वेश्चन बैलेंस करके आपको दिखाऊंगा, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगा। इसको जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी मेन हेडिंग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला कंपाउंड का नाम है KMnO4, जिसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। नाम हम याद रखने की जरूरत नहीं, ऊपर एक जगह लिख लिया है, बार बार नहीं लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट कंसिडर करना है एसिडिक मीडियम अनलेस अदरवाइज मेंशन। अभी हम 2-3 क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें लिखा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा एक जगह हम बना के लिख रहे हैं थोड़ा सा कि आपको रिकॉल करते टाइम याद रहेगा ये यहाँ लिखा हुआ है और उसका सीक्वेंस आपको मैच कर जाए, तो हम थोड़ा अरेंज करके लिख दे रहे हैं। दूसरा कंपाउंड का नाम है K2Cr2O7, जिसको एसिडिक मीडियम में लेकर आएंगे तो Cr+3 में कन्वर्ट होता है, तो N फैक्टर इसका 6 होगा, मैंने आपको बता दिया है। N फैक्टर भी N मैंने आपसे बोला थोड़ा ऐसे बनाना है, इसको ईटा जैसा लिखते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लें। बहुत सारे कंपाउंड हैं, अगर कोई बच्चा पूछेगा सर इसका कंपाउंड बताइए तो CrCl3 लिख सकते हैं, Cr2 यहाँ पर लिख देता हूँ, SO4 थ्राइस लिख सकता हूँ एग्जाम्पल से ही। इस तरह ऐसा कोई कंपाउंड बताइए तो ये कंपाउंड एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिसका एग्जाम्पल है। और बेसिक मीडियम में जरा सा देखो, कोई बच्चा अगर रखता है इसको बेसिक मीडियम में रखेंगे तो बनता है CrO4 पे माइनस, ये ज़रा कॉपी करना है, CrO4 पे माइनस, ये ज़रा जल्दी कॉपी करेंगे। बेसिक मीडियम को भी थोड़ा और एक लाइन बढ़ा के लिख देता हूँ, इसको ज़रा सा बेसिक मीडियम में भी एक लाइन ऐसा लिख देना, यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल K2Cr4 बेसिक मीडियम, सभी बच्चे ज़रा सा देख लें, ये कन्वर्ट होगा Cr+3 में, और ऐसे केस में N फैक्टर की वैल्यू 3 होगा क्योंकि इसका +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। इस कंपाउंड का थोड़ा नाम लिखना है, सेकेंड कंपाउंड का नाम लिखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। थोड़ा इस कंपाउंड का नाम लिखना है, थोड़े छोटे छोटे से नाम जल्दी से लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cl2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और K2Cr4 का नाम है पोटेशियम क्रोमेट। ऊपर वाले का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, नीचे वाले का नाम है पोटेशियम क्रोमेट। ऊपर वाले का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, नीचे वाले का नाम है पोटेशियम क्रोमेट। ऐसे थोड़ा आपको याद रखना है, ऐसे शॉर्टकट ABCD। जरा देखें, एसिडिक में डाइक्रोमेट बनेगा, बेसिक में क्रोमेट बनेगा। ये शॉर्टकट जरा सा देख लें क्या लिखा हुआ है, एसिडिक में डाइक्रोमेट, बेसिक में क्रोमेट। एक यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस इसमें आ चुका है, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ABCD एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। दूसरा जरा सभी बच्चे इसको देखें, अगर Cr2O7 को यहाँ जरा देखें, Cr2O7 किसी बच्चे ने लिया, Cr2O7 पे 2-, ये जरा सभी बच्चे देख लें, Cr2O7 पे 2- की हटा देंगे तो इस पर 2- आ जाएगा, ऐसा आ गया। किसी बच्चे ने अगर इसको बेसिक मीडियम में अगर कोई इसको लेके जाता है तो ये बनता है Cr2O4 नेगेटिव, CrO4 पे 2-, और कोई इसको एसिडिक मीडियम में लेकर आता है तो बनता है ऐसा। ये जरा आपको कॉपी करना है, ये थोड़ा लाइन आपको कॉपी करना है। दो तीन लाइनें लिखनी है, इन सभी से प्रीवियस में कंटिन्यू क्वेश्चन है, आप समय के साथ देखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अभी तो बस नोट्स को ही पढ़ना है, काफ़ी आगे हम लोग क्लासेस में ही 1 शॉट रख लेंगे वीडियो, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
तो लिखते हैं, थोड़ा सा लाइन लिखना है। इन बेसिक मीडियम K2Cl2O7 will not act as oxidizing agent in basic medium, ठीक है। आप लोगों ने पूरा लाइन रिपीट कर रहा हूँ। इन बेसिक मीडियम K2Cl2O7 विल नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर लिखना बिकॉज इट इज अनस्टेबल in basic medium, it is unstable in basic medium and convert into chromate full stop लिखना। it is non-redox reaction प्रीवियस में पूछा इनमें से कौन सा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें यही है। अब कर लेंगे जरा देखें। एक दो बार इसका कलर भी पूछा हुआ है। इसका कलर आपको थोड़ा याद रखना है, ऑरेंज होता है, और इसका कलर आपको थोड़ा येलो याद रखना है। ये कलर भी थोड़ा आपको याद रखना है। प्रीवियस में इसके कलर पूछे हुए हैं, तो हमने कलर थोड़ा एक जगह लिख दिया है। अपने आप टाइम के साथ जब आएगा टॉपिक डी एंड एफ में तो पता चल जाएगा। अभी बस फिलहाल आपको लिख लेना है। डी एंड एफ में ये टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। अभी बस फिलहाल आपको हमने लिख दिया यहाँ पे। जरा देखें नेक्स्ट एग्जांपल, सभी बच्चे देखें। तीसरा के बाद अगला नंबरिंग आप खुद कर लेना। अगला है H2O। यहाँ देखिए इसका -1 है और यहाँ पे -2 है। सभी बच्चे ज़रा से देख लें। सभी बच्चे जानते हैं ये मॉलिक्यूल, जरा यहाँ देख लें, -1 से -2 की हो जा रहा है, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे देख लें। और एन फैक्टर इसका निकालूंगा, तो एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज है जिसमें 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। हाइड्रोजन तो +1 यहाँ भी है और +1 यहाँ भी है, सही है ना सर। तो ऑक्सीजन के चेंज देखेंगे कितना है 1। सर कैसे पता चला, -1 है, इसका -2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। इसके बाद सभी बच्चे देखें यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। ये जरा आपको थोड़ा नोट करना है। अगला है H2O2। ये हमने देख लिया। एक एग्जाम्पल जरा मैं लिख रहा हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा अगर एन फैक्टर बढ़िया से बता देगा तो पूरी बात ये समझ में आ जाएगा। जरा ये लिखना आप वहाँ पे NH4+ N2O, NH4+ N2O, एक NO2 भी लिख लो, एक NO भी लिख लो। ये लिखना है थोड़ा सा आपको। क्या करना है, दोनों कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, इधर वाले का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और दोनों का चेंज निकाल लेंगे, वही उसका एन फैक्टर है। दोनों कंपाउंड का चेंज जो होगा निकाल लेंगे, वही उसका सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो आप निकालना चाह रहे होंगे आ जाएगा। ये NH4+ N2O, ये NO3 निगेटिव, HNO3 से बना हुआ ये कंपाउंड है। ये NO3 निगेटिव है, HNO3 से बना हुआ है, हमने कंपाउंड बना रखा है। HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पता चला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका भी सेम जवाब है, सभी बच्चे जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका भी सेम जवाब यही है HNO3 का, क्योंकि उसमें भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे मेरे को लगता है एक मुझे बताना चाहिए, शायद आप समझ ना पाए। मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो इसमें नाइट्रोजन का +5 आया होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे जरा सा नाइट्रोजन का निकाल के दिखा रहा हूँ। एक बार NH4+ कोई बच्चा देख ले, पता नहीं कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जिसका निकालना उसके लिए X+ देख लें जरा से यहाँ पे। इसके रिस्पेक्ट में देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, सही ना ऐसा। तो ये हो गया हाइड्रोजन +1 होगा, मैंने शायद पढ़ाया आपको। हाँ, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे और इंटू कितना लिखेंगे 4, और बाहर में +1, तो X + 4 = +1, और X = इधर जाएगा तो +1, और यहाँ पे समझ में आ रहा होगा 4 = कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ -3 आ गया। तो मेरे से कोई बच्चा पूछेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 5 से -3 कितना चेंज हुआ 8, और कितना नाइट्रोजन है 1, और यहाँ पे कितना है 1, तो इसका एन फैक्टर 8 होगा। कर लेंगे शायद हमारे हिसाब से, नोट कर लेना आपको। फिर ऐसे जल्दी से थोड़ा इनका सबका निकालना है। दोनों साइड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए फटाफट, थोड़ा करेंगे 3-4 क्वेश्चन, और उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। करीबन हम लोग 10-15 क्वेश्चन करेंगे, तभी जाके एग्जैक्ट आइडिया आएगा। फिर मैं 2 क्वेश्चन बैलेंसिंग में वापस आ जाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, ताकि लगे सर ने बैलेंसिंग के टॉपिक कर दिए हैं।
इधर रफ कर लेता हूँ, आप निकालिए अपना जो भी है। देखिए यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे शायद हमारे हिसाब से +1 आएगा, क्या कहते हैं आप? कैसे पता चला +1 होगा? सब बच्चे देखें, जितना केटायन उतना ही माइनस। यहाँ माइनस की वैल्यू 2 है क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 चार्ज होता है, ठीक है जी, शुरू से पढ़ा रहा था सब लोग थे। -2 तो यहाँ कितना होगा? +1 × 2। यहाँ 2 आना चाहिए था लेकिन 2 का 2 बार डिवाइड है तो +1 होगा। तो यहाँ पे +5 से +1 की चेंजिंग सब बच्चे समझ पा रहे हैं, 4। सही है। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे -2 × 4 कितना हुआ? -4। -4 मतलब ये +4 आया। सही है ऐसा? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 1। सर आपने ऑक्सीजन का नहीं देखा? क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन सब में कॉमन है, ऑक्सीजन -2 है सब जगह। यहाँ -2 था, यहाँ -2, यहाँ -2 है। तो बच्चे बोलेगा -2 कैसे आया सर, दिखाइए। तो यहाँ देखिए, ये देखिए NO3 माइनस में x + -2 × 3 = -1। आपने खुद ही ले लिया -2, तो ऑक्सीजन का कोई लेना देना ही नहीं है, जिसमें चेंज हो रहा होगा उसको लेना है। यहाँ पे देखिए इसका -2 था, डेट मीन्स यहाँ पे कितना होगा? +2 है। तो +5 से +3 डेट मीन्स 3 आ जाएगा। कैसा आ रहा है आंसर? कर लेंगे हमारे हिसाब से। सेकंड वाले में देखो जरा सा 2 का मल्टीप्लाई नहीं, सेकंड वाले में से 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया हम लोग, शायद आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ जरा लिख रहा हूँ, ऊपर देखें, NO3 माइनस से N2O लिखा हुआ है, तो इसका तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है +1 है और इसका +5 है। तो हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये 4 आ गया इंटू यहाँ पे n देखेंगे कितनी बार है, यहाँ पे n एक बार में दिखाई दे रहा है तो 4 लिखेंगे। अगर आपने 4 × 2 लिखा 8, इसका मतलब वो रिएक्शन ये चल रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसा बना हुआ है, हाँ हमने रिएक्टेंट से निकाला है, ठीक है जी। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इधर से निकल रहा है, अगर हम इधर से निकालते तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम ये पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग केवल ये पढ़ रहे हैं। शायद अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जरा सा नोट कर लीजिए, फिर लिखना है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, लिखना लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। इधर जरा रफ कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहला उसमें लिखना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए यहाँ H2O2, सभी बच्चे देखें ये O2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ देखें जरा सब बच्चे एक बार, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने ये 2 रिएक्शन से उठाया है टॉपिक, सब बच्चे यहाँ पे देख लें। इधर तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, अभी मैं बताऊँगा, और ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया, ऐसे रिएक्शन का नाम शायद डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन था, पढ़ा दिया ना आपको शायद, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें से एक रिएक्शन उठा लेता हूँ, कौन सा रिएक्शन सर? ये वाला रिएक्शन उठा लेता हूँ, डेट मीन रिडक्शन वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए -1 है और यहाँ पे 0 देख रहे हैं आप, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कितना हुआ? 1। और सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, ऊपर वाले में हम जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाला n के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों के देखेंगे डिफरेंस 4 × यहाँ पे n एक ही बार है तो हमने यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने निकाला दोनों का डिफरेंस तो 1 आ गया, -1 और 0 में 1 बचेगा 1, और इधर में 2 का मल्टीप्लाई है तो हम ये लेंगे 2, n फैक्टर 2 आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप इसके लिए निकाले हो तब भी n फैक्टर 2 है, और ऊपर जाके देख लो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके लिए भी 2 ही आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि H2O2 का आज से n फैक्टर कोर्स में कहीं भी आएगा 2 लेना है, यूनिवर्सल हो गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, आगे न्यूमेरिकल में कहीं आएगा बच्चा, वहाँ पूछेगा ये 2 कहाँ से आ गया, तो फिर बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। मैंने पहले ही बता दिया, ये 2 का मतलब इधर भी 2 निकल के आ रहा है, जो यहाँ निकाला है, ऊपर जरा सा निकाला था शायद, अगर आप यहाँ रफ है, ये लिखना नहीं, ये तो रफ है, लेकिन फिर भी आपको जरा बता रहा हूँ, किसी बच्चे ने अगर H2O2 लिया था और H2O इधर लिया था, तो देख लीजिए इसका n फैक्टर निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो इधर आप देख सकते हैं -1, इधर -2 था तो 1 आ गया, और इधर फिर से 2, देखिए ये 2 आ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी था और रिड्यूसिंग एजेंट में भी है। क्लियर हो गया? केवल ये कंटेंट नोट करना है, ये सब रफ है, बाकी सब ये नोट करना है, 3-4 लाइन। दूसरा है KI gives I2, डेट मीन यहाँ -1 यहाँ 0, n फैक्टर कितना होगा? 1, ठीक है जी। n फैक्टर निकालना आपको सीखना पड़ेगा, कोई आपके पास चॉइस नहीं है, और बुक्स में कोई टॉपिक नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो दोनों का डिफरेंस कितना ले लिया हमने? 1। कर लेंगे सर,
सभी बच्चे देखें इस कंपाउंड, अगला थर्ड ये है H2C2O4, इस कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। एक आ रहा है तो किसी बच्चे ने इसमें से 2H प्लस बाहर हटा दिया तो बना C2O4 पे 2 माइनस, जिसका नाम होगा ऑक्जेलेट। सही है ऐसा? मैंने पिछले क्लास में शायद पढ़ाया है कि एक में से जाता है तो 8 बनता है, पढ़ा दिया शायद आपको। फिर सब बच्चे जानते हैं, जरा देखो C2O4 यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस, डैट मीन्स ऑक्जेलेट। ये KI वाला लिख लिया अपने एग्जाम्पल, रफ कर रहा हूँ, एक बार बोर्ड पे देखें सभी लोग थोड़ा। ऑक्जेलेट से CO2 कन्वर्ट हो रहा है तो इसका हमें देखना है एन फैक्टर, तो इसका निकालेंगे। यहाँ पे देखो 2x, बोर्ड पे जरा देखें, C का निकालना है दोनों साइड में, प्लस -2 × 4 इक्वल टू -2, तो 2x -8 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू सब बच्चे देखें +6। ठीक चल रहा है? x इक्वल टू +3, तो यहाँ पे ये +3, ये 2 कहाँ से आया? हाइड्रोजन की वजह से आया है। देख लो तुम लोग अच्छे से, ठीक है? इधर आएंगे तो यहाँ पे -2 × 2, तो डेट मीन्स ये +4 है। दोनों का चेंज इन ऑक्सीडेशन, ये क्या सर? ये तो रफ है, आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डेट इज 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, कितना आया? 2 आया। कर लेंगे सर? ये नोट करना है जरा जल्दी से। ऑक्सीलेट इधर रफ कर दो। अब तनाव बिल्कुल मत लीजिए, आप आराम से बस देखिए क्या चल रहा है। आपको हमने बोला है जो भी छूट रहा है आपका हम करवा देंगे। इनमें जितने लोग बैठे हैं इनके भी छूटे हुए हैं, ठीक है? आप बस पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है। अब इंजॉय करिए, इन लोगों को देखिए कौन कैसा है, क्या कर रहा है, इनके बिहेवियर पर नज़र रखिए। हो गया? देखिए थोड़ा यहाँ आगे एग्जांपल हम लोग करेंगे। और बोर्ड पे जरा देखें, कंपाउंड है Na2H2O3, इससे बना है Na2S4O6, जिसको बुक्स वाले ऐसे लिखेंगे H2O3 पे 2 माइनस, और यहाँ लिखेंगे ये ऐसा। ये दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं। इसका नाम मैंने आपको पिछले क्लास में बोला है, याद रखना है, इसका नाम है हाइपो। मैंने एक बार इससे पहले पढ़ा दिया है। इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ही इसी का नाम है, इसी का नाम हाइपो है। हाइपो नाम एकदम याद रखना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। प्रीवियस ईयर्स में ये पेपर में बहुत बार आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, रुक नहीं पाएंगे। यहाँ देखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2x प्लस -6 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू सब बच्चे देखें +4, x इक्वल टू यहाँ पे देख पाते हैं +2। उम्मीद करता हूँ शायद ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ। यहाँ देखो तुम लोग, यहाँ पे देखेंगे 4x प्लस -12 इक्वल टू -2, 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5/2। दोनों का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? हाफ। सही है ना सा? 5/2 और यहाँ पे 2, डिफरेंस कितना आया? हाफ। और इंटू यहाँ पे कितना आइटम है? 2, तो ये 2 को ले चल के यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 1 आ जाएगा। एन फैक्टर 1 होगा। हाइपो का एन फैक्टर, प्लीज़ आपसे एक बात मेरे को कहना है, इसको याद रखना है। हाइपो का एन फैक्टर, हाइपो का नाम और ये रिएक्शन याद रखनी है। इसको जरा कॉपी कर लें, फिर अगर एस ब्लॉक इसी कॉपी में होगा तो अगर बोलूँगा वहाँ देख लेना आप। इसको जरा कॉपी कर लीजिए, फिर एस ब्लॉक के बारे में बोलता हूँ एक जगह। ये रफ कर रहा हूँ। सोडियम थायोसल्फेट नाम कैसे पता चला? मैंने बॉन्डिंग के बैचेस में पढ़ाए हैं। ये सोडियम थायोसल्फेट है इसका नाम। बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया कि इसका नाम कैसे पता चला, और नहीं तो फिर बॉन्डिंग के ऑप्शन सब आएंगे कभी तो वहाँ पे आप देखेंगे इसको। सोडियम थायोसल्फेट इसका नाम है। एस ब्लॉक, इसको लिखने के बाद कंपाउंड ऑफ सोडियम। एस ब्लॉक में कंपाउंड ऑफ सोडियम जरा जल्दी से ओपन करेंगे अगर कॉपी ओपी है आपके पास। एस ब्लॉक में कंपाउंड ऑफ सोडियम देखेंगे तो वहाँ जरूर हाइपो एक लिखा होगा, और हाइपो में सेम रिएक्शन वहाँ लिखा होगा। हाइपो का बस और बस एक ही रिएक्शन है,
मुझे 4-5 बातें बोलनी है। KMnO4 को बस और बस एक ही रिएक्शन, उसका नाम है बेन 153। पूरे 11, 12 JEE नीट में एक ही रिएक्शन है बेन 153। K2CI2O7 का एक ही रिएक्शन, उसका नाम है ABCD, एसिडिक डाइक्रोमेट बेसिक क्रोमेट। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिर्फ और सिर्फ एक ही एन फैक्टर, उसका नाम है 2। ये सब यूनिवर्सल होगा, आज से इनको फिक्स मान के चलना है। हाइपो का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन है, यही लिखा होगा, वहाँ पे भी जाके देखेंगे सेम रिएक्शन लिखा होगा। कंपाउंड ऑफ सोडियम, सभी लोग देख लें, कंपाउंड ऑफ सोडियम में कहीं हाइपो लिखा होगा हमने, एक बार कंपाउंड ऑफ सोडियम में लिखा होगा हाइपो। सेम रिएक्शन जब हाइपो वहाँ पे जहाँ पे भी आएगा, अगले पेज पे जरा सा देखेंगे, इसके आगे पेज पे देखिए जरा सा, कहीं ना कहीं लिखा होगा इसी पेज पे। हाँ, कंपाउंड ऑफ जाकर वहाँ पे देखिए, वहाँ एन फैक्टर में लिखवाया होगा सीधा 1 लिखवाया आपको। उस दिन उसका समय नहीं आया था, आज उसका समय आ गया है। हाइपो जरा एक बार बोल देता हूँ, देख लीजिए जरा सा, सॉल्वे प्रोसेस वगैरह प्रिपरेशन, मतलब मैंने ये क्या नाम है इसका, कौन सा बनाया कंपाउंड, हाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, सोडियम में जरा सा और आगे बढ़ेंगे, उसी में देखिए कहीं हाइपो मिलेगा। कंपाउंड ऑफ सोडियम, मैं बार बार इसे रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ वाशिंग सोडा के आगे देखेंगे हाइपो लिखा होगा। वाशिंग सोडा के आगे कंपाउंड है जिसका नाम है हाइपो, मिल गया आप लोगों को। कंपाउंड ऑफ पोटेशियम के पीछे, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम के पीछे देखिए जरा सा, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम के जस्ट ऊपर, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम के जस्ट ऊपर कहीं देखिए, वहां पे मिलेगा आपको हाइपो। नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ना हो, अरे अभी पढ़ाया क्लास में, एक टीम में इधर है एक टीम में नहीं है, नहीं है जी हाइपो। हाँ, आपके पास रोटेशन करके देखना पड़ेगा, एक बार मैं बोल देता हूँ, शायद इनकी कॉपी लेके कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो एक्स्ट्रा। अरे कोई बात नहीं, ये रहा ना तुम लोग, हाँ दिखाइए अपने साथियों को, मिला, लाइए इधर थोड़ा देखने दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, सर ढूंढ के देंगे। अरे कसम खाओ, तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, और परमेश्वर मालिक है फिर तुम लोगों का। अरे रुक जाओ, कोई बात नहीं, बच्चे ने मेहनत करी, इसको ढूंढ के इसी में से दिखाएंगे, और नहीं होगा तो फिर हाँ दूसरे कॉपी में होगा, इसमें नहीं है। एक ही कॉपी बना भाई। ये हाइपो का रिएक्शन तो आ गया है, लेकिन ये हाइपो का प्रिपरेशन नहीं है इसमें, मिला, थोड़ा इनको दिखाइए आगे। तो वहाँ हाइपो का जब रिएक्शन देखेंगे आप, कोई बात नहीं, आप घर पे बढ़िया से इत्मीनान से देखना। तुम लोग तो वैसे की बात जानते हो कि आपने नोट्स बनवा दिया, ऐसा रख दिया, अगली पीढ़ी के लिए नोट्स बन रहा है। ये जितने नोट्स बन रहे हैं सब क्या हो रहा है, अगली पीढ़ी के लिए बन रहा है, जो अगली पीढ़ी आएगी इसके लिए काम आएगा, आपके किसी काम का नहीं है। तो वहाँ एन फैक्टर हमने 1 लिखा था, तो उसका समय आज आ गया है। एन फैक्टर 1 कहाँ से आता है, यहाँ से। ये भी यूनिवर्सल रिएक्शन है, पूरे कोर्स में 11, 12 JEE नीट में यही रिएक्शन सब जगह चलेगा। यूनिवर्सल मतलब फिक्स हो गया, कुछ कुछ बातें क्लियर हो गया, सब कुछ ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद लिखना है थोड़ा सा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दोबारा जल्दी से, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हमने 2 बैलेंसिंग कर लिया है, तो बोल देता हूँ नाम, केवल आप केवल नाम लिख के छोड़ देना 2 के। तीसरा जरा मुझे अभी समझाना है। पहला बैलेंसिंग आपको लिखना है हीट एंड ट्रायल, जो आपको आता है, तो पहला लिखना है हीट एंड ट्रायल। दोबारा हीट एंड ट्रायल फर्स्ट पढ़ा दिया शायद पिछले क्लास में। दूसरा लिखना थोड़ा सा हाफ सेल रिएक्शन। पहला हीट एंड ट्रायल, दूसरा है हाफ सेल रिएक्शन। हीट एंड ट्रायल, दूसरा है हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब हम तीसरा थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, फिर 2 कंसेप्ट फिर थोड़ा आगे लाके पढ़ेंगे। तीसरा लिखना है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। थर्ड आपको लिखना है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। थर्ड लिखना है आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट। दुनिया का कोई रिएक्शन जो आप बैलेंस करने के लिए कोई दे देता है और बैलेंस करना है, उसके लिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऐसे बैलेंस करेंगे जीवन लग जाएगा, लेकिन बैलेंस नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल, KMnO4। सब बच्चे जरा सा देखें, H2C2O4 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको हमने हिट किया, बना MnO + CO2 K2O और H2। ये अनबैलेंस इक्वेशन है। जरा ये रिएक्शन पहले जल्दी से कॉपी करना है आपको थोड़ा। UV इज द फुल फॉर्म अनबैलेंस इक्वेशन। इक्वी बैलेंस कंसेप्ट जो लिखा हुआ है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसको बढ़िया से तैयार करेंगे। उस पूरे चैप्टर का बैकबोन है, वो गया तो सब कुछ जाएगा। इक्वी बैलेंस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार पढ़ के एकदम याद ही रखना है, मल्टीपल टाइम्स उसको रिकॉल रखना है, और कोई आपके पास चॉइस नहीं है। KMnO4 + H2C2O4 लिखा हुआ है यहाँ पे, MnO + CO2 + K2O + H2O लिखा हुआ है। हो गया। देखिए, अगर NCERT हम थोड़ा प्रेफर करते हैं, अभी NCERT करेंगे बीच में थोड़ा इसको रोकने के बाद।
अगर एनसीईआरटी हम शुरू में लेकर आते हैं तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे बोलेगा सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करो। सुन लें आप, स्कूल में शायद ये फर्स्ट टर्म में शायद पढ़ाया गया था, रिपीट कर रहा हूँ, नहीं पढ़ाएगा तो तभी सुन लो। बोलेगा सबका ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें आ गया है। जैसे इसका +1 होता है, इसका +7 होता है, इसका -2 होता है। KMnO4 का थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तुम लोग तो एक ऐसी शक्ल बनाते हो क्लियर एकदम कि समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। ये -2 +7 और +1, वो बोलता है सबका चार्ज पहले डिफाइन करो। और बोलता है उसका दूसरा स्टेप कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखिए वगैरह वगैरह। फिर ऐसे करते करते 5-6 स्टेप बनाना है और 6 स्टेप के बाद 7वें स्टेप में शायद आंसर आता होगा और आधा घंटा लगेगा। इसे सबसे बेहतरीन मेथड है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका +7 है, जरा से यहाँ पे देख लीजिए, और इसका +3 यहाँ पे हमने निकाला था शायद अभी, +2 था इसका। H2C2O4 के साथ हमने निकाला था, देखिए जरा सा H2C2O4 का कितना एन फैक्टर वहाँ पे 2 है। अभी निकाला थोड़ी देर पहले H2C2O4 का, कितना आ रहा है 2। अब KMnO4 का सर कैसे पता चला 5 है? देखिए 2 चॉइस है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्जेलिक एसिड इसका नाम है, इस पूरे कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। तो मेरे पास 3-4 चॉइस है कि एक बार मैं समझ लूँ कि चूंकि एसिड है तो एसिडिक मीडियम हो गया। दूसरा चॉइस ये भी खा पी के बैठ जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ Mn2+ आ रहा है। आप KMnO4 का जरा जल्दी से ओपन करें, KMnO4 लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें, KMnO4 वहाँ MnO ब्रैकेट में लिखा होगा, उसके बगल में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में MnO लिखा है वहाँ पे, यानी वो MnO यहाँ से जा रहा था। उम्मीद करता हूँ शायद सबको समझ में आ गया होगा। फिर सब बच्चे जानते हैं अब इसका एन फैक्टर बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल के हिसाब से कितना आएगा 5। बैन 153 शायद मैंने पढ़ा दिया आपको, और इसका एन फैक्टर सभी बच्चों को पता है कितना आएगा 2 आएगा। ये निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वैसे मैंने पढ़ा रखा है तो जल्दी निकालेंगे आप। और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, बस बैलेंस हो गया। अब जरा से इधर देखो, बैलेंस करेंगे तो इधर आया 2 KMnO4। बाकी सब स्कूल में वैलिड नहीं है, स्कूल में लिखेंगे नंबर काट देगा वो। तो स्कूल वाले लोगों को फील कराते रहना समय के साथ कि वो बहुत नॉलेजेबल हैं। बाहर कोचिंग वाले टीचरों को कुछ नहीं आता, उनको महसूस कराना है, वरना वो आपके नंबर काट देंगे। यहाँ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्कूल में अगर नंबर नहीं आए तो स्कूल वालों को खुश रखना है, उनको महसूस कराना है बहुत ज्ञानी लोग हैं। और यहाँ 5:C2O4 लिखेंगे। और सभी बच्चे देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे Mn की वैल्यू 2 बार है तो मैं यहाँ पे 2 MnO लिख दूंगा। इधर हीट एंड ट्रायल हम लगा रहे हैं, इधर हीट एंड ट्रायल लगा रहे हैं 2 MnO। फिर उसके बाद दिखाई दे रहा है CO2, इधर में देखिए 5 × 2 है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 10, तो मैं इधर लिखूंगा 10 CO2। फिर देखिए H2O बैलेंस करना है तो यहाँ पे 5 H2O, इधर 10 हो गया, उधर में भी H2 है तो मैं इधर 5 H2O लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ शायद समझ पा रहे होंगे। अगर मैं 10 H2O लिखता तो ये हो जाता 10 × 2 20 हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता, ऐसा हमने लिख दिया। फिर उसके बाद जरा सब जो बैलेंस करने के लिए आ रहा है ये कर लिया और ये कर लिया, और K2 को करना है। इधर में K की वैल्यू ये ऐसा है और K को बैलेंस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस हो गया। उम्मीद करता हूँ शायद समझ गए होंगे। बैलेंस करने के लिए क्या समझ में आया कि एन फैक्टर अब हमें आना चाहिए। इसको लिख लीजिए, मैं एन फैक्टर के बारे में दोबारा 5 मिनट जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब बैलेंस करने के लिए एन फैक्टर मस्ट है। एन फैक्टर हम एसिड में निकाल सकते हैं जिसका नाम बेसिसिटी है। एन फैक्टर हम बेस में निकाल सकते हैं। एन फैक्टर हम सॉल्ट में निकालेंगे। सॉल्ट में नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, डबल सॉल्ट, उसके बाद हमने बात किया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसके बाद हम रेडॉक्स में निकाल सकते हैं। रेडॉक्स में भी बहुत सारी हमने लिस्ट बना ली है इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो थोड़ा ऐसा निकालना है। और एन फैक्टर निकालने के बाद हमने क्रॉस वेरीफाई कराया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्यूरेट आंसर आएगा। किसी एक साइड में क्रॉस कराएंगे, दूसरी साइड में हीट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? सभी लोग यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद थोड़ा लिखना है। अभी बैलेंसिंग के 2 मेथड रह रहे हैं, हम आके और करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है थोड़ा सा नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग है नॉर्मेलिटी। सभी बच्चे इसके बाद हेडिंग करेंगे नॉर्मेलिटी। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से पहले एक जरा एक और टॉपिक कर लेते हैं, रुक जाओ। नॉर्मेलिटी जरा काट दो, जरा वी लिखना है। वी हमने अभी किया नहीं है शायद, वी कर लेते हैं। वी मतलब बैलेंस से लिखना। एक हमने वी नहीं किया है शायद, ABCNV, वी रह रहा है, वी मतलब वैलेंसी। एक जरा देखें, एक ये टॉपिक रह रहा था इसलिए थोड़ा हमने सो रहने दिया। वी का मतलब है वैलेंसी लिखना है इसमें थोड़ा। इट इज़ डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स, इट इज़ डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स, इट इज़ डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स, इट इज़ डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स। और सभी बच्चे जरा सा देख लें, इसमें एन फैक्टर सभी बच्चे जानते हैं क्या होगा जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी होगा। एन फैक्टर क्या होगा इसका, वैलेंसी होगा। और अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए यहाँ पे,
तो इक्विवेलेंट वेट जिसका निकालना होगा उसका एन फैक्टर सभी बच्चे देख लें, और ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जांपल किसी बच्चे ने लिखा सोडियम, तो सोडियम का मास होता है 23/1। जैसे एग्जांपल लिखा Mg, तो 24/2। सही है ना जी, ऐसा बैलेंस ही होता है। जरा सब बच्चे देखें, आयरन लेंगे तो हमारे पास 2 हो सकता है। Fe की जगह पे जरा सा देखो Fe2+ अगर होता कोई मानेगा तो होगा 56/2, और कोई Fe3+ अगर लेगा, कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन में पूछ रहा होगा, तो 56/3। आयरन के साथ 2 वैलेंसी होते हैं, मिनिमम +2 और मैक्सिमम +3। एक इसके बीच का होता था सर, उसका नाम था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एक जमाने की बात ऐसे शायद पढ़ाया गया था, नहीं इतना जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, इसको कॉपी करो। बुढ़ापा आ गया आप लोगों का, क्या होगा। अरे तुम लोग घर पे फ़ोन करवा के बोलना पड़ेगा सोना चांदी चंपरास खिलाइए बच्चों का, याददाश्त जा रहा है। सोना चांदी चंपरास खाइए, इसके अलावा बादाम खाइए। हाँ अब ये क्या है? हाँ हाँ, ये सब दिमाग के लिए, तो दिमागी तो नहीं है, इसी के लिए मंगाया जा रहा है। कर लेंगे साथ हमारे हिसाब से। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग है नॉर्मेलिटी। सभी बच्चे देख लें, नॉर्मेलिटी का सिंबल है कैपिटल N। इसे हमें कायदे से करना चाहिए था मोल कंसेप्ट 1 में, नॉर्मेलिटी कायदे से हमें करना चाहिए था मोल कंसेप्ट 1 में, लेकिन उसके लिए हमें एन फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए था, जो हमारे पास मोल कंसेप्ट 1 में नहीं था, तो हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट का जो भी क्लासेस रह रहा है, इसके लिए थोड़ा इनको फोर्स करेंगे, ये लोग लगाएंगे तो थोड़ा सा हम बचा खुचा भी फिर से पढ़ा के ठीक कर देंगे। ठीक है, इसमें नॉर्मेलिटी में लिखना है, इट इज़ डिफाइन एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, it is defined as number of equivalent of substance. It is defined as number of equivalent of substance. It is defined as number of equivalent of substance present per liter of solution. 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 वहाँ पे सभी बच्चों को थोड़ा ये लिखना है। यहाँ थोड़ा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये थोड़ा आपको पहला फॉर्मूला लिखना है वहाँ पे। एन का फॉर्मूला ये है, इक्विवेलेंट को हम लोग आज से EQ बोला करेंगे। इक्विवेलेंट वैलेंट को आज से EQ बोलना है और लिखना है EQ इक्वल टू, ये थोड़ा फॉर्मूला जल्दी से नोट करना है आपको थोड़ा। EQ इक्वल टू लिखेंगे गिवन मास, जो क्वेश्चन में होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं जी? एन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इस पूरे चैप्टर की कहानी अब एन फैक्टर पे धीरे धीरे आ जाएगी, और यहाँ से आगे अब जितना भी कोर्स आगे बढ़ेगा सब एन फैक्टर पे होगा। तो जिन जिन बैचों में मैंने पढ़ाया था इस साल, उनके एन फैक्टर थे नहीं, तो लोग हम पहले ही मान के चलते थे उनको आता है, वो लोग बोल भी नहीं सकते कि सर ये पढ़ा नहीं, तो पूछ देता 12th कहाँ की आपने, तो लोग इज्जत बचाने के लिए पूछे नहीं, हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया, तो ऐसा लिख लेंगे। अब आपको इसको चॉइस से आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट मतलब जो हमने लिखा है इक्विवेलेंट मास है, फिर लिखना थोड़ा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, लिखना इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। शायद मैंने पढ़ा दिया ये टॉपिक। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है, सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है जी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। और सभी बच्चे जानते हैं ये एसिड के लिए निकाल सकते हैं, बेस के लिए निकाल सकते हैं, सॉल्ट के लिए निकाल सकते हैं, रेडॉक्स के लिए और वैलेंसी के लिए निकाल सकते हैं। शायद सब मैंने पढ़ा दिया है 1-2 क्लासों में, ठीक है ना जी ऐसा। अब थोड़ा सा बच्चे देखें यहाँ पे, अगर मुझे EQ निकालना होगा, इस फॉर्मूले को देखना, बड़े से फॉर्मूला निकल के आने वाला है। अगर मुझे EQ निकालना होगा तो गिवन मास, हमने ये लिख दिया, गिवन मास को W मान लेते हैं। सब बच्चे जरा सा देखें यहाँ पे, गिवन मास को W मान लेता हूँ, और नीचे इक्विवेलेंट मास। सब बच्चे जरा सा बोर्ड पे देखें, तो ये W को थोड़ा बड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, बीच में लिख देता हूँ ताकि लगे कि ये बहुत बड़ा है। और मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट में जब ये रखना है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा M, और बाई कितना होगा एन फैक्टर। उम्मीद करता हूँ शायद समझ जाएंगे आप। ये जरा जल्दी से नोट डाउन कर लें। और यहाँ से मुझे EQ का मतलब क्या है वहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, EQ इक्वल टू दिखाई दे रहा है एन फैक्टर इनटू क्या दिखाई दे रहा है जी, सभी बच्चे देख लें, W/M। W/M का नाम पिछले क्लास में मतलब मोल कंसेप्ट में था शायद, मोल क्या कहते हैं आप,
तो एन फैक्टर इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला लाइन थोड़ा आपको एक फॉर्मूला ये लिखना है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है, बाकी सब डेरिवेशन है, तो बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला थोड़ा बस इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट कर लें। हो गया, लिखना इसमें थोड़ा, इसके साइड में लिख लेना, व्हेन W इज गिवन, व्हेन मास इज गिवन। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब W गिवन हो। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब W गिवन हो। ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब W गिवन हो। W मतलब क्या है, मास। दूसरा एक और फॉर्मूला बन सकता है, सभी बच्चे जरा सा देखें, EQ इक्वल टू ये रहा EQ को उधर ले चलेंगे तो N इंटू V हो जाएगा, क्या कहते हैं आप। तो दूसरा है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सभी बच्चे जानते हैं किस में लेना है, लीटर में। तो दूसरा फॉर्मूला ये लिखना है, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, 3-4 फॉर्मूले निकालने तो थोड़ा इक्वेशन वाइज रख दिया। जल्दी से इसको नोट डाउन जरा कर लेंगे। और ये कब यूज़ करेंगे, जब वॉल्यूम गिवन होगा, लिख लेना। ये कब यूज़ करना है, जब वॉल्यूम गिवन होगा। हो गया, जरा इसको रफ कर रहा हूँ और सभी बच्चे थोड़ा देखें, 2-3 और डेरिवेशन हमें निकालना है क्योंकि हमें तो थोड़ा कंपेयर करना है। जरा यहाँ देखें सभी बच्चे, मैं इस पूरी बात को देख के, जरा सभी बच्चे देखें, ये दोनों लाइन और उस लाइन को देख के देखें। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n इक्वल टू लिखना, n इक्वल टू n फैक्टर, n इक्वल टू लिखना n फैक्टर इंटू मोल्स, जरा यहाँ देखें, और डिवाइडेड बाई v लीटर में। क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी ऐसा। फिर सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, हम ऐसा भी लिख सकते हैं n इक्वल टू n फैक्टर, अच्छे से देख लो तुम लोग, इंटू मोल्स पर वॉल्यूम को हम लोग शायद मोलारिटी पढ़ते हैं, ठीक है ऐसा। तो ये लिखना है थोड़ा सा, मोलारिटी कैपिटल M इसका सिंबल है। ये रफ कर रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूले से हमने पहले ऊपर वाला लाइन बना लिया है, और मोल्स पर वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है शायद, ये पर लास्ट में कंपेयर कर दूंगा, पहले इसको लिख लीजिए। ये रफ कर रहा हूँ मैं, हो गया, लिख दिया आप लोगों ने। लिखना है थोड़ा सा, इसके बाद एक और लाइन देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन में आ गया मिली इक्विवेलेंट, MEQ, यहाँ पे लिखा हुआ इसका नाम है मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट। अगर ये देखना होगा तो कैसे करेंगे, N इंटू V, यहाँ पे लिखेंगे ml। EQ निकालने के लिए वॉल्यूम किस में है जी, लीटर में है, तो ये ml में निकालना होगा, तो ये भी कितना आना चाहिए, ml में आना चाहिए। तो थर्ड फार्मूला जरा सा ये लिखना है, एक जरा सा अगला तो नंबरिंग में जरा सा ये फार्मूला एक लिखना है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 ये इसको लेना है, इक्वेशन नंबर 4 इसको लेना है, इक्वेशन नंबर 4 इसको लेना है। एक कॉमन सेंस के लिए क्वेश्चन जरूर लिखेंगे क्योंकि आपके पास तो ये भी बहुत कम है, उसको भी यूज़ करने के लिए टीचर का ही ज़रूरत है। लिखना है थोड़ा सा, लिखना कंपैरिजन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, दोनों करके दिखाता हूँ सामने। एक साइड मोलारिटी लिख लेना, एक साइड नॉर्मेलिटी लिख लेना, दोनों फटाफट हो जाएगा। कंपैरिजन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, कंपैरिजन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। एक साइड मोलारिटी लिख लो, एक साइड नॉर्मेलिटी लिख लो। मैं बोर्ड पे रफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मोलारिटी आया हुआ है, तो एक बार मैं यूज़ करूँगा। मोलारिटी किस पे डिपेंड करता है, मास पे, तो ठीक लिखना वहाँ पे थोड़ा, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। मोलारिटी साइड में लिखना है डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास, ये सब याद रहेगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ, डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसी भी क्वेश्चन का सब बच्चे जानते हैं फिक्स होता है, क्या कहते हैं आप लोग, मॉलिक्यूलर मास हर वक्त फिक्स रहता है। और नॉर्मेलिटी साइड में लिखना है डिपेंड ऑन, क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट मास, डिपेंड ऑन इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी साइड में लिखना है डिपेंड ऑन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कांस्टेंट रहता है जी, नहीं है, इक्विवेलेंट मास बदलता रहता है। इक्विवेलेंट मास किस पे डिपेंड कर रहा होगा, एन फैक्टर, पूरा सब कुछ भी पढ़ोगे एन फैक्टर पे आ जाएगा, घूम फिर के सब कुछ अब एन फैक्टर पे आएगा, इतना बड़ा टॉपिक है, यानी एन फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात सभी बच्चे जरा सा देखें, मोलारिटी साइड में लिखना है कैपिटल M इक्वल टू होता है, जरा बोर्ड पे देखें, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूट या सब्सटेंस जो भी लगे आपको अच्छा, या सॉल्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर यूज़ करना है आपको, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M इक्वल टू N/V लिखते हैं। ये लिखना है थोड़ा सा जल्दी से आपको, दोनों फॉर्मूले लिखने हैं थोड़ा मोलारिटी में।
ये दोनों फॉर्मूले थोड़ा मोलारिटी में लिखना है। घर पे ये सब काम आप ही का था, लेकिन मैं ही कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अपनी बेइज्जती का ध्यान रखते हुए सब हम ही पढ़ा दें और क्या है। और कम से कम जो अदर ड्रॉपर वाले लेक्चर देख रहे होंगे उनके लिए फ़ायदा होगा, इसलिए हम थोड़ा कर रहे हैं ये सारा काम कि हम ही कर देते हैं। वो लोग तो एक ही कॉपी लेकर आए थे राशन कार्ड वाला, हमने उन्हें थोड़ा वीडियो देखना, मैंने इतनी बेइज्जती करी है उसमें। एक कॉपी लेकर आए थे इतना पतला सा, और उसमें पूरा साल निकल गया उनका, मतलब 38 चैप्टर केमिस्ट्री में हो गया, और बच्चा दिखा रहा था केवल 8 ही पेज भरा है, पूरा बचा हुआ है। हमने बोला अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया क्या आपने? बोला सर बहुत काम का आता है तभी लिखता हूँ। तो मैं समझ गया कि इसका इस बार एडमिशन तो होने वाला नहीं है, ये काम भी बचा रहा है बस कॉपी। तो ऐसे ही है बस। और नॉर्मेलिटी में साइड सभी बच्चे ऐसे लिख लेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, सब बच्चे जानते हैं यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ EQ ऑफ सब्सटेंस, शायद मैंने ये पढ़ा दिया आपको। और V लेते हैं लीटर में, तो ये थोड़ा लिखना है आपको थोड़ा जल्दी से। सभी बच्चे जानते हैं नॉर्मेलिटी में EQ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N × V, और V सब बच्चे जानते हैं लीटर में लेना है। मोलारिटी साइड में N निकालने का फॉर्मूला होता है M × V, जो लीटर से निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं सर। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में जो जो डाटा हमने बोल दिया दोनों साइड में फटाफट कॉपी कर लेंगे। मोलारिटी देख लेना है कहाँ पे है, और नॉर्मेलिटी देख लेना है कहाँ पे है। हो गया? मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में भी रिलेशन है, सब बच्चे देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखवाया था, क्या कहते हैं आप लोग? मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू N फैक्टर इंटू मोलारिटी। शायद मैंने ये सारी बातें पढ़ा दिया है। प्रीवियस ईयर्स में जो 4 ऊपर इक्वेशन कर करके मैंने बॉक्स में लिख के 1 2 3 4 फॉर्मूले लिखे हैं, उससे प्रीवियस ईयर्स में 10-12 क्वेश्चन है। इसका अंदर उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद अगली हेडिंग करना अगेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब लिखना थोड़ा सा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक्स में सबसे पहला वर्ड एक लिखा होगा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब N लिखना है, ये लिखना है थोड़ा सा। बुक्स में पहला वर्ड लिखा होगा नॉर्मल। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला लिखना है थोड़ा नॉर्मल। नॉर्मल वर्ड जैसे ये सारा वर्ड की तरह इसमें भी हमने कहीं पढ़ाया होगा, जब हम मोल कंसेप्ट 1 कभी पढ़ाएंगे या पढ़ाया था एक बैच में, तो उसमें मोलर वर्ड आएगा। तो यहाँ नॉर्मल, वहाँ मोलर, वहाँ ऐसे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल में लिखना है 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को EQ लिखा करो आप लोग। 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा बुक्स में लिखा हुआ सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल जिसको बुक्स में N/2 लिखेंगे या 1/2 लिखेंगे, ये लिखना थोड़ा सा। दूसरा वर्ड है सेमी नॉर्मल जिसका नाम है N/2 और 1/2। सेमी नॉर्मल N/2 और 1/2, सेमी नॉर्मल N/2 और 1/2। इसमें लिखना है हाफ इक्विवेलेंट, हाफ EQ ऑफ सब्सटेंस। बाकी नीचे अंडरलाइन कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। हाफ EQ ऑफ सब्सटेंस के बाद पूरा लाइन एक आगे तक ड्रॉ कर देना, यानी सब कुछ सेम चल रहा है। सब कुछ सेम का मतलब हुआ हाफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हाफ लिख के पूरा लाइन रिपीट कर देंगे। समझ गया? इसके बाद अगला एक वर्ड बुक्स में लिखा होगा पेंटी नॉर्मल। पेंटी देखें हम लोग इसमें N/5 लेके चलेंगे या 1/5। ये सबसे ज़्यादातर आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन आएगा। अभी बस फिलहाल आपको लिखना है, इन सबों से ज़्यादातर आयनिक इक्विलिब्रियम के आसपास में क्वेश्चन होगा। इसमें भी लिखना है 1/5 EQ ऑफ सब्सटेंस के बाद सब कुछ लाइन कॉपी। 1/5 EQ ऑफ सब्सटेंस के बाद सब कुछ कॉपी कर देना है आपको थोड़ा। 1/5 EQ ऑफ सब्सटेंस के बाद सब कुछ क्या करना है, कॉपी। मतलब प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ सेम है। एंड द लास्ट एक लिखना है थोड़ा सा डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल लिखा हुआ है जिसको हम लोग लिखेंगे N/10 और जिसका नाम है 1/10। ये सेम वैसे ही चल रहा है जैसे मोल कंसेप्ट में मोलर, सेमी मोलर, पेंटी मोलर, डेसी मोलर लिखा हुआ, उसी तरीके से हमने उठाया है। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट 1 जब होगा या किसी बैच में हो रखा है तो वो लोग लेक्चर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से मैच कर जाएगा। इसलिए हम थोड़ा दोनों कंपेयर एक जगह करवा दे रहे हैं। इसके बाद लिखना थोड़ा सा डाइल्यूशन फार्मूला। अगला हमारा इसका हेडिंग है डाइल्यूशन फार्मूला।
सब आगे कॉपी है, कॉपी मतलब 1/10 EQ सबस्टांस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो बार बार लिखने से अच्छा क्या है, ऐसी लाइन खींच देंगे आगे। अगला हमारा फॉर्मूला है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला। सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, एक कंटेनर है, यहाँ जरा देखें, इसमें कोई सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी है, यहाँ जरा देखें EQ/V लीटर में। एक कंटेनर है, पिछले साल में ही मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट में पढ़ाया था, आपको मूल कंसेप्ट पढ़ाया है, कुछ लोग आते हैं शुरू से पढ़ा दे रहा हूँ। इसकी नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का है EQ/V, 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ लिखा हुआ 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर, ठीक है ना जी, ये लिखा हुआ है। डाइल्यूशन में लिखना थोड़ा सा, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। किसी भी सबस्टांस में वाटर को ऐड करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, उसका नाम है डाइल्यूशन। सभी बच्चे जरा सा देख लो, अगर मैं सबस्टांस में कंटिन्यू वाटर ऐड करूंगा तो जरा देखो क्या है, बिफोर डाइल्यूशन। सभी बच्चे जरा सा देख लें, बिफोर डाइल्यूशन, जिसको हम लोग BD लिख लेते हैं थोड़ा सा। बिफोर डाइल्यूशन अगर बात करूंगा तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा EQ/V, ये यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा, देख लें आप जरा सा। और आफ्टर डाइल्यूशन, सभी बच्चे जरा सा देख लें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डाइल्यूशन इसको लिखता हूँ, फिर जो मेन बात है उसको एक जगह लिख लेंगे। आफ्टर डाइल्यूशन मुझे ये समझ में आ रहा है N = EQ/V रहेगा, लेकिन आप जानते हैं वाटर ऐड होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी कम हो जाएगी। तो अगर किसी बच्चे ने शुरू के नॉर्मेलिटी को, थोड़ा इधर देखो ध्यान से, अगर शुरू के नॉर्मेलिटी को N1 ले लिया है, अब बाद के नॉर्मेलिटी को N2 ले लिया है, तो N2 जो होगा कम हो जाएगा N1 से, सही है ऐसा। और किसी बच्चे ने शुरू में जो है वॉल्यूम, यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम को V1 ले लिया है और यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम V2 ले लिया है, वॉल्यूम यहाँ पे V2 है, इसका मतलब इस बार V2 ज़्यादा होगा V1 से। और V2 कितना है सर, तो V2 = लिखा हुआ है V1 + VW, कर लेंगे सर। ये जरा लिखना है, इसके बाद थोड़ा एक फॉर्मूला बस डिफाइन कर देंगे, खत्म हो गया। ये कॉपी करना है आपको, थोड़ा ये थोड़ा कॉपी करना है। और बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू आफ्टर, मतलब डाइल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे BD EQ AD EQ, और EQ का फॉर्मूला होता है N × V, और यहाँ भी होगा N × V, लेकिन आफ्टर वाले में N2 माना है तो N2 V2 लिखूंगा और यहाँ पे N1 V1 लिखूंगा। इसी बात को शॉर्ट में बुक्स पर लिखते हैं N1 V1 = N2 V2, ये फॉर्मूला था। ये कॉपी करना है जरा सा आपको। एक कंटेनर में सॉल्यूशन है, बार बार वाटर ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर का नाम है डाइल्यूशन। इतने डिटेल में नॉर्मेलिटी वगैरह सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, ये चैप्टर बार बार पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, P ब्लॉक, D एंड F करीबन 5-6 चैप्टर में आएगा, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। और हमारे पास बस और बस एक ही ऑप्शन है अपने आप को बचाने के लिए, ये हो गया है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, और सेफ जोन में रहेंगे। आप में कोई बच्चा बोलेगा सर ये समझ में नहीं, हम लोग रेफर वहाँ कर लीजिए अपने आप को। इसलिए थोड़ा इसको बार बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इसको हम लोग पढ़ते क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ते। और NCERT में तो है ही नहीं, आप देख रहे हैं ना, टॉपिक NCERT में है ही नहीं, ढूंढ लेंगे, हम का परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट फॉर्मूला इसके बाद एक हम लोग लिखेंगे बस, उसके बाद बस थोड़ा क्वेश्चन है, 10-12 तो इसके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। हो गया? BD बिफोर डाइल्यूशन, AD आफ्टर डाइल्यूशन लिखा हुआ है। EQ क्या है सर? इक्विवेलेंट। हो गया? लिखना है थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटी। अगला हमारा हेडिंग है मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटी। लास्ट ही नॉर्मेलिटी की हेडिंग है, लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटी। रफ कर रहा हूँ इधर, मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटी, मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटी, मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटी। सभी बच्चे जरा सा देखें, एक कंटेनर है, बुक्स में जरा सब लोग देखो, थोड़ा ऐसा लिखा होगा, एक कंटेनर है जिसकी नॉर्मेलिटी है EQ/V।
एंड द कंटेनर 1 इसका नाम है, बोर्ड पे देखें प्लीज़। और एक और कंटेनर है, बातें ना करें प्लीज़ यहाँ देखें, और इसका नाम है कंटेनर 2, इसमें नॉर्मेलिटी है EQYV। दोनों को मिक्स कर देंगे नए कंटेनर में, इसमें लेकर आएंगे, जिसका नाम मान लेते हैं न्यू कंटेनर रख लेते हैं। अभी देखो पूरा फॉर्मूला एक लाइन में डिफाइन हो जाएगा। जब न्यू कंटेनर में इसको और इसको डालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकलेगा, सभी बच्चे देखें, नॉर्मेलिटी जो आएगा उसका नाम है फाइनल नॉर्मेलिटी या रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। सही है सा? एक बार जरा यहाँ पे देख लीजिए कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, फाइनल नॉर्मेलिटी या रिजल्टेंट, दोनों को ऐड करने के बाद। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सब बच्चे जानते हैं नीचे वॉल्यूम लाना है, तो दोनों का वॉल्यूम आएगा, तो दोनों का वॉल्यूम कितना होगा जी, V1 प्लस V2। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था कि इसकी जो फाइनल वॉल्यूम है वो V1 प्लस V2 है। अगर सॉल्यूशन में 3 कंटेनर होता तो V1 V2 V3 तीनों ऐड होता। सही है ना सर? इसके बाद ऊपर में जब आएंगे तो ऊपर में लिखा है इक्विवेलेंट निकालना है, तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसमें N1 V1 होगा, तो N1 V1 लिखूंगा, प्लस इसमें क्या होगा N2 V2 होगा। अगर 3 होता तो N3 V3 हम यूज़ करते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, N1 V1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग N2 V2। ये फॉर्मूला थोड़ा लिखना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सारे क्वेश्चन एक एक सेकंड में आपसे बनेंगे, बस इतना काम था हमारा। इसके बाद थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। कोई डाउट तो हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बट फिर भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। दो कंटेनर हैं शुरू में, उनका खुद का नॉर्मेलिटी है, उन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा उसको हमने यहाँ पर थोड़ा लिखा है। हो गया? क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। पिछली बार से भी ज़्यादा मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, उससे भी ज़्यादा मैंने इस बार डिटेल में पढ़ा दिया। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन लिखना है 4.9 ग्राम H2SO4 in 250 ml of solution, in 250 ml of solution, in 250 ml of solution, in 250 ml of solution। आपको क्वेश्चन में आंसर जो आना है वो तो आ ही जाएगा, मैं ला ही दूंगा। आपको बस देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इतने सारे फॉर्मूले हैं, नॉर्मेलिटी के साथ यही चैलेंज है कहाँ पे क्या लगेगा और वही ढूंढना है बस आपको। तो चलिए जल्दी से करिए, आपके जिम में काम है। देखिए ऐसे तो है नहीं बस बैठ गए सर शुरू करिए फिर, ठीक है। नोट्स बनाना नहीं है अपने को। तो नॉर्मेलिटी निकालिए और देखिए ढूंढ के कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आंसर आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला आप ढूंढ नहीं पाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि उसमें मास गिवन है और नॉर्मेलिटी निकालना है। तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए पीछे नोट्स में से जिसमें मास गिवन हो, ठीक है, और आप नॉर्मेलिटी निकाल लें। तो वैसा कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होगा, आप पहले बढ़िया से ढूंढ लीजिए। 4 फॉर्मूला भी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3, 4 करके लिखवाया था, उसमें चल के देखिए। उसके हिसाब से एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें नॉर्मेलिटी निकालते टाइम मास गिवन हो। तो वैसा फॉर्मूला तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि उसमें एक फॉर्मूला जरूर लिखा हुआ है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर, क्या कहते हैं आप लोग, इनटू मोल्स, ठीक है, ऐसा रखना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लीटर। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है। मैंने यहाँ मोलारिटी डायरेक्ट क्यों नहीं रखा, कि क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन नहीं है। ये सब आपको ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वरना तो ये चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो सभी बच्चे जानते हैं, आप बताइए H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा जी, 25।
30, 100, 500, अरे क्या होगा भाई 2, क्यों होगा? क्योंकि 2 एसिड है, H+2 बाहर निकालेगा। एसिड का इन्फेक्टर क्या है? जितना H+ बाहर निकाले। फिजिक्स वाले सर बता रहे थे कि वैसे तो इनके बारे में बता रहे थे कि 7 चैप्टर इनका बढ़िया चल रहा है, तब समझ गए पूरा क्लियर है। ऐसे कल एक बच्चा आया था, काम का उसकी बेइज्जती हो गई। तो आप लोग बिल्कुल आने की कोशिश ना करें, सामने चल रहा है बस बताते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई पूछेगा बस तैयारी चल रही है, पूछो मत बस। देखिए तो n फैक्टर 2 हो गया होगा। इसके बाद मोल्स निकालने के लिए सब बच्चे जानते हैं, मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल मतलब n और n का फॉर्मूला होता है W/m। तो क्वेश्चन में W कितना है? 4.9 एंड मॉलिकुलर वेट H2SO4 का कितना होगा? 98। ठीक है जी, 98 कहाँ से आया? उसका मोलर मास ऑफ H2SO4 का। इसके बाद वॉल्यूम लेना है, तो क्वेश्चन में 250 ml दिया हुआ है, ऑफकोर्स उसको लीटर में लेना है, तो कितना करना पड़ेगा? 1000। तो आंसर कितना आ रहा है जी? जो भी आ रहा है वो लिख लेना, ठीक है। 4 आंसर आ रहा है, शायद बता रहे हैं 0.4 आंसर आएगा, 2/5 0.4 आना चाहिए, 0.4 आंसर आना चाहिए। चलिए दूसरा मैं बोलता हूँ, दूसरा आपको करना है 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। तो आप बिल्कुल मोलर मास निकालना नहीं चाहते हैं तो मैं ही लिख देता हूँ 158, ठीक है। कंफर्ट फील होना चाहिए आपको। 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4 प्रेजेंट इन, KMnO4 प्रेजेंट इन यहाँ जरा सभी बच्चे देखें, थोड़ा सा लिख देते हैं 500 ml। जब भी कोई क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कौन सा मीडियम लेके चलना है? एसिडिक मीडियम। पीछे जाके देख लीजिए KMnO4 के पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके कंफर्ट के लिए चलो H+ भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल ना महसूस कराएं कि सर आपसे ही गलती हुई है। अब चलिए इसको करिए जरा जल्दी से, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी तुम लोग करो। कैसे करेंगे जी? सेम मेथड से करेंगे, सेम फॉर्मूला है, सेम लॉजिक है। सब कुछ है। KMnO4 का एन फैक्टर लाना है, कितना होगा एन फैक्टर? 5। फिर ढूंढना है एसिडिक बेसिक, हमने ऐसा न्यूट्रल AB देख लेगा, वहाँ पर लिखा था हमने बैन 153 लिखा रखा है, वहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा। बेसिक 1 एसिडिक में सर 5। तो सभी बच्चे जान गए होंगे एन फैक्टर के जगह पे सीधा 5 लिखना है सर, ये फॉर्मूला लगेगा। और सर मोल के जगह पे 31.6 डिवाइडेड बाई सर 158, और सर नीचे में लिखना है 500, और सर कितना लेना है? 1000। कर लेंगे सर, आंसर आ जाएगा। क्या ये भी पूरा डिवाइड करके बताऊं क्या? तो कर दूंगा, आप जैसे बताएंगे तो उसमें क्या है, मतलब हमारा रिवीजन हो जाएगा, आप बता देना। एक बैच बताया था बच्चे ने, पूरा डिवाइड करके बताइए। मैंने बोला कि यहाँ तक संपन्न हो जाएगा, बोला नहीं तो मतलब मोबाइल निकाल को भी चेक कर लो आगे, और क्या नहीं कर लेंगे, अगर आप बोलेंगे तो कर लेंगे। अगला लिखना है थोड़ा सा क्वेश्चन 7.4 ग्राम, 2 क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क के लिए लिख लीजिए। 7.4 ग्राम, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए। 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस ऐसे लिखते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। कौन सा? 7.4 ग्राम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस लिखना आप लोगों ने इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आंसर है इसका 2 नॉर्मल, 2n लिख लेना आंसर में, 2 कैपिटल N। आप घर पे कर लेना, नहीं आएगा तो मेरे से करवा लेना, 2n कैपिटल N। सेम फॉर्मूला, सेम लॉजिक। अगला पॉइंट लिखना है, अगला क्वेश्चन लिख लो 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड, ब्रैकेट में लिखना H2C2O4, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला था, .2H2O, .2H2O डबल सॉल्ट जैसा H2C2O4 .2H2O लिखा हम लोगों ने, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। कर लेंगे शायद? yes, इसका भी आंसर बोल देता हूँ, इसका आंसर है n/2 यानी 1/2, इसका आंसर है n/2 कैपिटल N या हाफ, इसका आंसर है, ठीक है, n/2 कैपिटल N। स्मॉल n का मतलब तो मोल हो जाता है, लिख नहीं सकते। नेक्स्ट हेडिंग लिखना थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी क्वेश्चन थोड़ा लिखना है, ये भी पास्ट ईयर एडवांस के क्वेश्चन है।
फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। इसमें से 2 पेपर्स में आ चुके हैं, लिखना थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो क्वेश्चन लगे कि नहीं बनता है वो मेरे से बोलेंगे, मैं बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना है, लिखना 0.3 मोलर। 0.3 मोलर, मोलर कैसे लिखोगे जी? 0.3 और ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर आपको लिखने की इच्छा है तो लिखना, लेकिन 0.3 m लिखना। क्वेश्चन में m लिखा हुआ है, जहाँ पे ये प्रीवियस में पेपर में है वहाँ m लिखा हुआ है, तो 0.3 मोलर यानी m, ठीक है। S3PO4 इक्वल टू पर लिखा हुआ डैश डैश n, ठीक है। कैसे करेंगे कोई बताया जल्दी से पहले, फिर थोड़ा आगे हम क्वेश्चन बोलते हैं इसमें बचे हुए, n फैक्टर इनटू मोल। ठीक है। कैसे करेंगे जरा सभी बच्चे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ही फॉर्मूला है सर। यहाँ पे जरा से देख लो, n इक्वल टू n फैक्टर, आपको याद होगा शायद। यस सर। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल M, तो क्वेश्चन में कैपिटल M शायद गिवन है। यस सर। कितना गिवन है जी? 0.3। 0.3 और n फैक्टर S3PO4 का कितना होता है? 3। पिछले क्लास में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 शायद लिखा हुआ था। ये क्या करते हैं, कॉपी ऐसे ले जाते हैं, घर पे रख देते हैं कि आज सुबह तक, मतलब अगले वीक तक आते थे, केमिस्ट्री क्लास होगी 2 बन जाना, मतलब अगला एक अंडा दे देगा। और क्या करेगा, पढ़ते ही नहीं है यार। तो इसका n फैक्टर सब बच्चे जानते हैं, S3PO4 में 3 है और यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ है, तो 0.9 आंसर आएगा। कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, दूसरा क्वेश्चन लिखना है थोड़ा सा। 1.2 नॉर्मल, 1.2 नॉर्मल मतलब यानी ऐसा लिखा हुआ है K2Cl2O7 इक्वल टू डैश डैश कैपिटल M लिखा हुआ है, इक्वल टू डैश डैश कैपिटल M लिखा हुआ है। N का मतलब नॉर्मल होता है, M का मतलब मोलर होता है। जल्दी जरा इसको कॉपी कर लें। अगला लिखना है 2 मोल्स ऑफ H2O2, 2 मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल टू डैश डैश EQ लिखना, इक्वल टू डैश डैश EQ लिखना। 30 EQ ऑफ Al2SO4 थ्राइस इक्वल टू डैश डैश, यहाँ मोल्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी मोल्स लिख लो। ये 4 क्वेश्चन आपके पास। लास्ट के 2 क्वेश्चन जरा जल्दी से करेंगे, दूसरा तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट के 2 जरा करेंगे, दूसरा इसी से बनेगा, सही है ना सा? फॉर्मूला ढूंढना काम है, आंसर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाएंगे सब कुछ चला जाएगा। तो जल्दी जरा सा दूसरा बताएं एक बार। कौन से फॉर्मूले से बनेगा, पीछे देखो के थोड़ा अच्छे से बताइए। EQ और मोल में रिलेशन जरा देखिए एक बार जल्दी से भी बच्चे। EQ और मोल्स में एक बार रिलेशन देखिए। हाँ, EQ इक्वल टू क्या लिखा जी? n फैक्टर्स, बहुत सही। उसके बाद ये मोल्स, बस यही है ना? हाँ, तो सभी बच्चे समझ गए हैं। पहले का आंसर बता रहे हैं 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। मुझे ही जानना था, ये देखो इन्होंने बताया कि सर 4 आ जाएगा। मुझे ये बताएगा कोई बच्चा ये 2 कहाँ से आया, ये 2 जानना है। कोई बताएगा यही 2 तो है, तो ये पहले यूज हो चुका है n फैक्टर। और मैंने आपको साथ बताया है, कोई बच्चा पूछेगा कि सर कौन सा वाला n फैक्टर है? H2O2 को वरदान ने बताया, यूनिवर्सल है ये। अब 2 फिक्स हो गया है। पिछले हमने देख लिया H2O2 दोनों केसेस में, आप जाके देख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या रिड्यूसिंग एजेंट में, दोनों में फिक्स हो गया है। 2 लेके चलना है, तो शायद आंसर एक 4 है, ठीक है। चलिए दूसरे का क्वेश्चन करना है, सभी बच्चे जरा सा देखें। तो मोल्स निकालना है, तो मोल निकालने के लिए इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई ये रखना पड़ेगा, इधर इसको लाना पड़ेगा। दैट मीन्स 30 बाई और कितना आएगा 6। आप जानते हैं AXBY सॉल्ट, शायद मैंने पढ़ाया होगा AXBY सॉल्ट, ठीक है सर। n फैक्टर इसका सर 6 होगा, तो आंसर इज द 5। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से, हो जाएगा। 2 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों फॉर्मूला हमने सामने लिख दिया है। एटलीस्ट नहीं जान पा रहे हैं तो फॉर्मूला ही लिखेंगे, थोड़ा ढूंढेंगे तो आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना, अगेन थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखना है। लिखना कैलकुलेट वेट ऑफ, 10 क्वेश्चन करेंगे और लिखना कैलकुलेट वेट ऑफ K2Cl2O7, कैलकुलेट वेट ऑफ K2Cl2O7। ब्रैकेट में लिखना मोलर मास 294, मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखना mm इक्वल टू 294। K2Cl2O7 का मोलर मास होता है 294। ये हमने क्यों बताया, टाइम लॉस ना हो। mm इक्वल टू 294। कैलकुलेट वेट ऑफ K2Cl2O7, फिर लिखना mm इक्वल टू 294, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ its Dc normal solution, present in 200 ml of its Dc normal solution, Dc normal solution। सभी बच्चे जरा से पढ़ लें। n/10, अरे थोड़ा सॉल्व करो तुम लोग, ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा?
देसी नॉर्मल हाँ डेसी नॉर्मल मतलब 1/10। इतना जल्दी तो आंसर आएगा नहीं, हमने सब थोड़ा मिक्स कर दिया है। वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, जरा सा देखें, n इंटू एम। सभी बच्चे जरा सा देख लें, एक बार बोर्ड पे देखें प्लीज़। m तो हमें पता है कितना है, 294। n निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए, जिम का बिल्कुल एंजॉय मत करिए, तुम तो लग रहा है जिम में आए हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो यहीं पे, अरे यहाँ फोकस करो। E क्यू इक्वल टू देखो जरा सा बच्चे, एन फैक्टर थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टर इंटू मोल, सही है ऐसा? तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे मोल निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है, देखो कई फॉर्मूले लग रहे हैं, ई क्यू डिवाइडेड बाई कितना होगा, एन फैक्टर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये आ गया मोल, तो उठा के डाटा यहाँ लाना है तब जाकर आंसर आएगा। अब फिर मुझे समझ में आ रहा है कि ई क्यू निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो ई क्यू निकालेंगे अब अगेन। तो ई क्यू निकालने का फॉर्मूला जरा क्वेश्चन को जरा जल्दी से बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद पता चल रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन, मोलर मास, ठीक है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसका एम डेसी नॉर्मल लिखा हुआ है शायद। आप जरा एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए पूरा। क्वेश्चन में कैलकुलेट वेट ऑफ K2CI2O7 प्रेजेंट इन, आगे क्या लिखा हुआ है, 200 ml भी लिखा हुआ है शायद में उसके साथ। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला था, शायद आपने मार्क नहीं किया। ई क्यू इक्वल टू था हमारे पास n इंटू वी, क्या यही है? लेकिन इसको तुम लगा ही नहीं सकते इसमें, क्या लगा पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये लीटर में है, वो किस में है, ml में है। सबको क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ से m ई क्यू निकालूंगा, और ये कितना होगा, n होगा इंटू वी, और ये किस में लेना है, ml में। n का डाटा क्वेश्चन में गिवन है डेसी नॉर्मल, और वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 200। उम्मीद करता हूँ शायद समझ गए होंगे आप। तो कितना वैल्यू आ जाएगा जी, 20 तो 20 यहाँ लेकर आएंगे, और डिवाइडेड बाई कितना एन फैक्टर है इसका, जल्दी देखो तुम लोग, 20 आ जाएगा, 21/10 इंटू 20, 2 आंसर आएगा इधर, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे अगर आपने 20 निकाला तो ये गलत हो जाएगा, जरा सुन लें आप क्यों गलत हो जाएगा। एक बार 1/10 जहाँ आपने लिखा है डेसी नॉर्मल, जरा उस लाइन को एक बार जल्दी से पढ़िए थोड़ा, तभी आप समझ पाएंगे क्या गलत होगा। क्वेश्चन थोड़ा हौच पौच सा, जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नहीं समझ में आया, गलती कर लेंगे अब। इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये बात समझ में आया है कि सर यहाँ पे 1/10 तो लेना ही पड़ेगा, और सर इसको भी 200 को लीटर में चेंज करेंगे, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इधर लेके चलेंगे, यानी इस साइड में आप लेकर आएंगे, तो यहाँ लेकर आने के लिए लिखूंगा 2 इंटू 10⁻³ क्लियर हो गया, 2 इंटू 10⁻³, और नीचे कितना एन फैक्टर लेना चाहिए जी, एन फैक्टर लेना है, कितना लेना है एन फैक्टर, कितना लेना चाहिए बताइए आप। कैलकुलेट वेट ऑफ K2CI2O7 वगैरह वगैरह लाइन लिखा हुआ है, तो आपने लिखा है बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम बाय डिफॉल्ट लेना हर वक्त, तो एसिडिक मीडियम का तो कितना एन फैक्टर आना चाहिए K2CI2O7 का, पीछे जरा सा देखिए लिखा हुआ है K2CI2O7 का, देखो एसिडिक मीडियम में कितना एन फैक्टर आया हुआ है, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, 5 2 6 6 लेना, ठीक है ना जी। ये किसके लिए बना रहा है, अगली पीढ़ी के लिए, कि भाई इतना बढ़िया नोट्स बनाएंगे, और अगली पीढ़ी में जो बच्चे आएंगे, बेटा ये तेरे लिए बनाया था मैंने। एन फैक्टर 6 कर लेंगे, शायद आंसर आ जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करके लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ये लिखना है, जरा सा ये लिखना है, उसका सीधा ये लिखना है, ये लिखना है, उसका सीधा ये लिखना है। ये 2 मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया कि ये फॉर्मूले भी पैरेलल चल रहे हैं इसके इनबिल्ट। आंसर इसमें कुछ और लिखा हुआ है, 98 mg लिखा हुआ है, तो आ जाएगा, उतना ही आएगा, 98 mg आएगा, जो डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। ऐसे ही खूबसूरत नोट बनाइए, बिल्कुल मत पढ़िएगा। हो गया? अगला क्वेश्चन थोड़ा और लिखेंगे, कैलकुलेट MEQ, मिली इक्विवेलेंट इसका नाम है। कैलकुलेट MEQ इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट MEQ इन द फॉलोइंग। हमारे पास EQ निकालने का एक फॉर्मूला है N इंटू वी, लेकिन लीटर में है, सभी बच्चे देख लें।
तो अगर मुझे एम ई क्यू चाहिए, इसका मतलब हो गया कि एन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वी को एम एल में चेंज कर देंगे। सही है ऐसा? तो ऐसे फॉर्मूले को हम यूज़ करके कहीं काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 20 ml ऑफ, जल्दी से लिख लें, 20 ml ऑफ NaOH, 20 mg ऑफ NaOH लिखना, 20 mg ऑफ NaOH, 20 mg ऑफ NaOH, 20 mg ऑफ NaOH, 20 mg ऑफ NaOH। तो उस क्वेश्चन में सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये तो गिवन नहीं काम करेगा। क्या कहते हैं आप? एक और हमारे पास EQ का फॉर्मूला है, शायद आपने मार्क नहीं किया है। एक और EQ का फॉर्मूला क्या है जी? EQ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? एन फैक्टर इनटू मोल्स। तो अगर मैं इसको इन दोनों से ये कन्वर्ट करके निकाल रहा हूँ, तो अगर इससे हम कन्वर्ट करके एक और निकाल लें, MEQ इक्वल टू, सभी बच्चे देख लें, एन फैक्टर तो चेंज ही नहीं होगा, तो कांस्टेंट आ गया है, इनटू यहाँ पे लेंगे मिली मोल्स। उम्मीद करता हूँ शायद समझ गए होंगे आप। मिली मोल्स लूँगा, क्वेश्चन में 20 पहले से ही रखा हुआ है, वो मिली में रखा हुआ है, देख लीजिए, मिलीग्राम। सही है सा? तो अगर मुझे MEQ निकालना था, पहले क्वेश्चन का जरा जवाब देख लीजिए, तो एन फैक्टर तो 1 होगा NaOH में, NaOH में एन फैक्टर कितना होगा? 1। कैसे पता चला जी? क्योंकि इसमें N में भी एक है और OH भी एक है, जो अच्छा लगे रख लीजिए। और वहाँ पे हमें फिर से लाना है मिली मोल्स, तो वहाँ दिया हुआ है, पहले वहाँ पे देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 20, और नीचे कितना रखना पड़ेगा? 40। क्लियर हो गया आपको? ये 20 तो पहले गिवन है, फिर इसको करेंगे। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप, थोड़ा पढ़ाई करिए, हम भी आप ही को देख रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को कोई डांट देता है, इमोशनली ब्लैकमेल करते हो उन्हें, अब बाद में वही करते हो। MEQ निकाला हमने ऐसे, एन फैक्टर 20/40 हमने रखा है। ये 20 पहले से ही mg में रखा हुआ है, तो अच्छा इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl, 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl, 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl, 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl। कैसे करेंगे जी? ये नीचे वाला फॉर्मूला जरा देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक एक फॉर्मूला ऐसे उंगली पकड़े, बेटा ये वाला करना है। यस सर, ऐसे करते हो तुम लोग यार। एन फैक्टर कितना होगा HCl में? 1। HCl में एक H+ डोनेट कर सकता है 1, और मिलीमोल्स क्वेश्चन में गिवन है तो 5। आंसर क्या होगा? 5। कर लेंगे शायद। अगला लिखना जरा सा, 20 ml ऑफ सेमी मोलर H2O2, 20 ml ऑफ सेमी मोलर H2O2, 20 ml ऑफ सेमी मोलर H2O2, 20 ml ऑफ सेमी मोलर H2O2। कैसे करेंगे कोई बताया जल्दी से? सेमी मोलर लिखा हुआ वहाँ पे, 20 ml ऑफ सेमी मोलर H2O2। तो सभी बच्चे ज़रा सा देखें, अगर मुझे MEQ निकालना होगा तो सबसे पहले H2O2 का एन फैक्टर कितना लेंगे? 2। H2O2 का एन फैक्टर फिक्स है जी, 2 लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है सेमी मोलर, तो कितना लिखना पड़ेगा? 1/2। और फिर कितना है? 20, तो सीधा 20 का मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक चल रहा है? आंसर तो छोड़ दीजिए, बस ये सब ठीक चल रहा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन लिखना है थोड़ा सा अगेन, 0.49 ग्राम ऑफ 0.49 ग्राम ऑफ 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4, 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। इसको ज़रा जल्दी से बताना है MEQ। इसको बता देंगे तो मैं समझ लूँगा कि आपको पूरी बात समझ में आ गया। 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4, 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। इसको आप बता पाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप ये पूरी बात समझ पाएँ। होगा आपसे? कितना आंसर आ रहा है? 1/100। 1/100 है। कितना आंसर है जी? मेरे पास तो 10 आंसर है, मेरे पास 10 आंसर। करते हैं।
एम ई क्यू निकालना है, 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 0.49 98, ठीक है। और कितना क्वेश्चन में सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन दिया ही नहीं। 0.49 ग्राम ऑफ SO4 सॉल्यूशन, ओके ओके 0.49 ग्राम। तो कैसे करेंगे? हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, ई क्यू इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोल, बस इसी की आपने, हाँ तो बस यही चॉइस है हमारे पास, रहने देंगे, ठीक है। 100 बाई कितना, 1 बाई कितना रहे 100, ये कर लेंगे, ठीक है। 0.49 ग्राम, मुझे लग रहा है 1000 ml सॉल्यूशन कंसिडर किया है आगे उसने, तब जाके 10 आ रहा होगा, ठीक है। 1000 ml कंसिडर करा, लेकिन अब रहने देना, कर लेंगे सर हमारे हिसाब से। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ी हमारी हेडिंग लिखनी है, कैलकुलेट एन फैक्टर। आज की क्लास के लास्ट हेडिंग लेना है, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in the following calculate n factor of reactant and product in the following, ठीक है। एक जरा मैं 2 करके दिखाता हूँ आपको, फिर आप थोड़ा करना। जैसे पहला एक ले लेते हैं, ये थोड़ा होमवर्क आपको बढ़िया से करना है, ठीक है। ये अगर आप कर लेंगे तो एन फैक्टर की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी हमारा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सभी बच्चे देखें, अगर यहाँ पे लिखा है H2S कन्वर्ट हो रहा है S में, इधर निकालेंगे एन फैक्टर, सभी बच्चे देखो -2 और ये 0 है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे इधर देखो एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 यहाँ देख लें, और 2 यहाँ पे है ही नहीं, ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट का निकालेंगे, प्रोडक्ट का जब भी निकालेंगे तो आपको मान के चलना है रिएक्शन पीछे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। प्रोडक्ट का तो ऐसे ही निकलेगा। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट का निकालने का मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि ये कन्वर्ट फर्दर फिर S से H2S में हो रहा है। ये मान के चलना है कि हर बार नहीं लिखेंगे, पेज ज़्यादा बर्बाद होगा। तो हमने एन फैक्टर निकाला, तो इसमें चेंज कितना आया 2, और यहाँ भी S कितना है 1, ये आया, कर लेंगे। जैसे अगला है HNO3, सभी बच्चे देखें, और इधर लिखा हुआ है NH4NO3। जरा पहला कॉपी कर लें, फिर जरा मैं बताता हूँ, एक जरा जल्दी से कॉपी कर लें। एंजॉय आप लोग थोड़ा कम करिए और बढ़िया से पढ़िए, वरना क्या होगा पता नहीं, बस एंजॉय ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। दूसरा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा दूसरा बड़ा है तो थोड़ा रुक के उसको बताएंगे। तीसरा के देखते हैं पहले, FeO गिव्स Fe2O3, इसमें शायद आप समझ पाएंगे। इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसका +3 होता है, शायद मैंने एक बार निकाल के दिखाया आप लोगों को। यस सर। ये भी दूसरा बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका एन फैक्टर निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, यहाँ बोर्ड पे देखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का 1, और कितना है Fe यहाँ पे 1, तो इसका एन फैक्टर 1 आया। लेकिन इधर जाके देखेंगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया, लेकिन इधर कितना है 2, तो ये 2 एन फैक्टर। यस सर। कर लेंगे। सभी बच्चे जानते हैं यहाँ +5 ऑक्सीडेशन नंबर होता है नाइट्रोजन का। प्रॉब्लम यहाँ पे कि कौन सा नाइट्रोजन लें, जरा देख लो। तो अगर हमने ये वाला नाइट्रोजन लिया, तब तो इसका भी +5 ही है, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। मैंने शायद ये पढ़ाया आपको, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो इसमें किसमें ये है +5 में। इसका मतलब ये लेना तो गलत हो जाएगा, ये वाला लेना पड़ेगा, जिसमें ये वाला जो है -3 में है। शायद अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। चलिए NH4+, ये 2 पार्ट में है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पूरा पार्ट ये है। NH4+ का निकालो, X+, यहाँ पे देख लो +1 × 4 = +1, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, X = -3। तो हमने ये देखा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, तो इधर 8 आ गया, और कितना नाइट्रोजन है 1, 8 आ गया। इधर चलेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8, और कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे 1, 2 नहीं है, ये का तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, यस सर। उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं, तो ये अभी भी 8 है। कर लेंगे सर, कॉपी कर लीजिए। थोड़ा 10-12 क्वेश्चन बोलता हूँ, आराम से बढ़िया से घर से करके लेकर आना है। एन फैक्टर अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लिखना क्वेश्चन थोड़ा सा, NH3N2, यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, NH3N2, ये क्वेश्चन है। NH3N2, FeS2 gives SO2, FeS2 gives SO2, Fe3O4 gives Fe2O3। आप अपने हिसाब से गैप दे देना जितना आपको लगता हो। BaMNO4 twice = MNO, सब पढ़ा दिया है। अगर आप एन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो गलत हो जाएगा। Fe.93, ये थोड़ा काम का है,
Fe.93, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, Fe.93 O से FeU, ठीक है। Fe.93 ये बड़ा O है, जानते हैं, Fe3O4, ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा। Fe.93 O से Fe2O3। इसके बाद है PbO गिब्स PbO2। इसके बाद लिखना PbO के बाद I4O9 गिब्स I2। ये कॉपी करना है आपको थोड़ा सा, 5-6 थोड़ा और लिख लेते हैं। एन फैक्टर इस पूरे चैप्टर का सब कुछ है। एन फैक्टर निकालने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। एन फैक्टर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैप दे के रखना है, थोड़ा देर रफ करो। ये लिख लेना आपने, हाँ। एन फैक्टर प्लीज़ थोड़ा बढ़िया से करना और पेंसिल से करना, ताकि एटलीस्ट गलत रहे तो मैं यहाँ पे बोल पाऊँ, और अब करके लाना। एक दिन 11th में ऐसे ही होमवर्क दिया था, बच्चों को करके लाने के लिए गए, वैसे ही कॉपी उठा लाए, लीजिए आप कर दीजिए। मैंने बोला कि ऐसे ही पढ़ते हो, क्या सर टाइम नहीं बचता है, क्या बोलता हूँ उनको मैंने बोला ठीक है हम ही सारा काम करेंगे, क्योंकि हमारा ही जॉब है ना ये। पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे सब, लेकिन क्या करें, बोलना उनको ठीक भी नहीं है। H2SO3 एक लिखना FeSO4 गिव्स Fe2SO4 थ्राइस। ये कॉपी करना, गिव्स Fe2SO4 थ्राइस। इतना बहुत है, बाकी मेरे को 10-12 क्वेश्चन और कराने हैं, मैं बताऊंगा आपको। इनको बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, Fe2SO4 थ्राइस लिखा हुआ है, Fe2SO4 थ्राइस। इतना कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, रोक दीजिए जी वीडियो को, ठीक है।